सो बिफोर वी स्टार्ट, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो अभी करंट भी हैं स्टूडेंट्स, और कुछ नए लोग भी हैं। तो जिनको ग्राफोलॉजी के बारे में मालूम है, ये क्वेश्चन उनसे नहीं है। जिन्होंने सिग्नेचर एनालिसिस किया हुआ है उनसे भी नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ग्राफोलॉजी के बारे में कुछ नहीं मालूम? जिसको जिसने ग्राफोलॉजी या हैंडराइटिंग एनालिसिस के बारे में कभी सुना ही नहीं? दो लोग हैं। तीन लोग आ गए, तो यू कैन रेज योर हैंड एंड टेल मी कि कौन कौन से लोग, मतलब ग्राफोलॉजी या हैंडराइटिंग के बारे में, हैंडराइटिंग का एनालिसिस भी कुछ कहता है, ऐसा कोई चीज भी है? या हैंडराइटिंग से कुछ पता लगता है आपको अपने बारे में, ऐसा कुछ है? तो यू कैन रेज योर हैंड सो दैट आई कैन सी कितने लोग हैं ऐसे, जितने जिनको नहीं मालूम। बाकी सबको मालूम है, वो चार पांच लोग ही हैं तो जिनको, ओनली सिक्स पीपल। सिक्स पीपल, सेवन, सेवन पीपल डोंट नो अबाउट हैंडराइटिंग का उनका इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए, बाकी सबने कुछ ना कुछ हैंडराइटिंग के बारे में कोई ना कोई क्लास या कहीं कुछ ना कुछ किया हुआ है। ओके, सो इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हैंडराइटिंग या हैंडराइटिंग ग्राफोलॉजी, तो आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा? मतलब यू कैन अनम्यूट एंड से वन बाय वन कि आप ये क्लास कर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या लगा? मतलब आपको, डू यू रियली बिलीव कि हैंडराइटिंग का कोई, या सिग्नेचर्स का, इज देयर एनी इम्पैक्ट? उससे क्या पता लगता है? एनीवन कैन से, मतलब कुछ, अगर आपको नहीं मालूम तो आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कि क्या पता लगेगा हैंडराइटिंग से? तो ये जिसको मालूम है उसको नहीं, मैं जिसको नहीं मालूम उससे मैं पूछ रहा हूँ, तो बिकॉज व्हाई हैव दे ज्वाइन दिस क्लास? और जिनको मालूम है हैंडराइटिंग से पता लगता है, तो उनको भी, उनके लिए भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जनरली हर बार मैं पूछता हूँ लोगों से कि व्हाई व्हाई हैव यू डिसाइडेड टू ज्वाइन दिस क्लास? तो एनीवन कैन से। हाँ जी, मुकेश जी बताइए। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेसिक जी। जब हम छोटे थे स्कूल में, कभी कोई चीज हमारी सिक्स क्लास की टीचर थी, वो आइडेंटिफाई करती थी ऐसे लिखवा कर कि कौन गिल्टी है। अच्छा, तो कोई भी जो गिल्टी होता था तो उसको लिखवा देती थी, स्टेटमेंट एक लिखवाती थी। जो भी लिखता था वो पैराग्राफ, उसमें से पता कर लेती थी कौन गिल्टी है, तो फिर उससे उसी को सजा मिलती थी। ओ बड़ी, चलो, ये एक ऐसी टीचर जो प्रॉब्ली जिसने ग्राफोलॉजी पढ़ा हुआ था, बहुत कम होते हैं मेरे ख्याल से। तो ये इसको रूल बनाना चाहिए, ग्राफोलॉजी एवरी टीचर, एवरी बीएड का एक वो होना चाहिए यहाँ पर, कि एवरी टीचर शुड नो हैंडराइटिंग क्या हो, कैसे जज करना हैंडराइटिंग को। तो अगर टीचर बचो, आपने ऐसा टीचर, तो आपने पूछा नहीं टीचर से कि क्यों आप ऐसे कैसे पता कर सकते हैं हैंडराइटिंग से? फिर जब हमारे 10th चले गए थे, तब टीचर ने बताया था, उन्होंने हैंड राइटिंग की वो कर रखी है कोर्स, जिससे अच्छा। आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे चेक करना है, कैसे नहीं करना। ओह ग्रेट, ग्रेट। तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा मतलब, ये तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो गया कि हैंडराइटिंग का कोई कोर्स भी होता है। मतलब ये ऐसा उन्होंने तो जनरली इस काफी वो टाइम तक। मेरे दिमाग में था कि ऐसा कुछ होता है। मैंने अच्छा। यूट्यूब ये नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी क्लास में हूँ आपकी, हाँ हाँ। तो मैंने ये हर घर ज्योतिष वाली क्लास में नोटिफिकेशन देखा तो इसको ज्वाइन किया कि मुझे ये अच्छा। तो करना ही करना है। ओके, ग्रेट। तो ये देखिए, ऐसा होता है कि बहुत ये ज्यादा लोग नहीं जानते इस चीज के बारे में, ऑल्दो अभी काफी लॉकडाउन में काफी प्रचलित हुआ, काफी लोगों ने सीखा इसे और यूज किया। बट उससे पहले, अगर आप जैसे बात करें आपकी टीचर को पता था, तो बहुत, मतलब दैट वाज समथिंग ग्रेट। क्योंकि उससे पहले अभी भी आप पूछोगे लोगों से कि आपको मालूम है कि हैंडराइटिंग एनालिसिस या हैंडराइटिंग से किसी के बारे में क्या क्या पता लगता है? तो आप लोगों में से कोई भी जो भी जानता है थोड़ा बहुत, मतलब जो जिन्होंने ग्राफोलॉजी का कोर्स किया हुआ है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग वो भी हैं इस क्लास में। तो बट जो नहीं है, जिन्होंने नहीं करा कोर्स या सिग्नेचर नहीं किया, उन लोगों से, या अगर आप लोग भी बताना चाहें कुछ भी, कि एक हैंडराइटिंग से हम किसी के बारे में क्या पता कर सकते हैं? मतलब एक हैंडराइटिंग देखी हमने, तो हम उसके बारे में क्या क्या चीजें निकाल सकते सर, मेरे हिसाब हैं? और से पर्सनालिटी जरूर पता लग जाती है। पर्सनालिटी आ गई।
और क्या पता लगता है? I guess state of mind. State of, yeah, state of स्टेट mind. ऑफ, वेरी गुड, स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड मतलब अगर कोई So खुश है तो पता mental लग जाएगा खुश capability है। of a person जरूर। मतलब जैसे अगर पता लगा वो स्टेट ऑफ माइंड पता लग गया, और स्टेट ऑफ माइंड के अलावा और क्या पता लगेगा? So mental capability of the person। मेंटल कैपेबिलिटी। So we can read conscious and subconscious mind of a person. Yeah। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड ऑफ अ पर्सन, बाप रे। Yeah. ये तो थोड़ा ज्यादा, वो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड ऑफ अ पर्सन थोड़ा यू नो लिख लेते हैं, चलो। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, और क्या पता लगेगा? लाइफ में इम्पोर्टेंस किस चीज को देते हैं, मतलब खुद को या फैमिली को? लाइफ में किसको इम्पोर्टेंस देते हैं? अच्छा, इम्पोर्टेंस इन लाइफ। और क्या है? सर नेचर। क्या चीज? नेचर। नेचर, हाँ नेचर तो हो गया ना, नेचर पर्सनालिटी, चलो नेचर यहीं लिख देते हैं। सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम, ठीक है, हाँ सेल्फ एस्टीम। सिग्नेचर, हाँ हैंडराइटिंग सिग्नेचर दोनों से सेल्फ एस्टीम हम देख सकते हैं। So confidence। कॉन्फिडेंस, सेल्फ I एस्टीम, think creative ये mind. सब सर नेचर में आ गया। प्लीज माइक ऑफ। सक्सेस, state of mind में, personality में। वो लाइफ में आगे और सक्सीड करेगा या नहीं करेगा, सक्सेस। सक्सेस, चलिए सक्सेस लेते हैं। हैंडराइटिंग देख के आप बता सकते हैं किसी ये कंसंट्रेशन। सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, ऐसा बता सकते हैं हम हैंडराइटिंग देख के किसी का कि ये सक्सेसफुल इंसान की हैंडराइटिंग है कि नहीं? सर हम ये नहीं बता सकते, बट हम उसे गाइड कर सकते हैं कि अगर उसे सक्सेस नहीं मिल रही तो कहाँ लैकिंग है, ये बता चलिए, सकते हाँ हैं। ये ठीक है, ये कहना फिर भी जायज है कि कहाँ पे अटका हुआ है, तो वो हम उसको हाँ जी। कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है। हाँ जी। किसी का और कुछ, इन्फ्लुएंस है और अगर क्या उसके पता ऊपर, लगेगा? किसी का इन्फ्लुएंस है अगर उसके ऊपर, किसी फैमिली मेंबर का, ऐसा अब कुछ तो वृंदा जी पता आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। किसी का इन्फ्लुएंस अगर है तो वो पता चल सकता है। मेरे को नहीं, आप चैट पे टाइप कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर ओके, है। नो प्रॉब्लम, ये आदत है। हाँ आवाज नहीं आ रही तो। सर वो बोल रही है कि जैसे किसी का इन्फ्लुएंस है कि नहीं है, ये भी पता कर सकते हैं। इंटरेस्ट। इन्फ्लुएंस। Sir, influence of father or mother, influence of any other person. अच्छा, रिलेशनशिप्स के बारे में ही पता लग जाएगा, मतलब आप ये कह रहे हैं? यस। चलिए ठीक है। अब जो जिन लोगों ने कोर्स किया हुआ है वो लोग बताएं क्या क्या, क्या क्या पता लगता है हैंडराइटिंग से, क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं इंसान के बारे में। कंसंट्रेशन, किसी ने बोला कंसंट्रेशन करेगा कि नहीं करेगा, चलिए ये सब नेचर के पार्ट आ गए। कंसंट्रेशन क्या नेचर, मतलब नेचर किस तरीके का है, इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है, ये सारी चीजें तो हमारी इसमें आ गई। द थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस पता लगेगा, बहुत बढ़िया। तो थॉट प्रोसेस पता लगेगा। तो स्मिता जी जरा और थोड़ा इसकी गहराइयों में और क्या क्या रहस्य उजागर होंगे हमारे हैंडराइटिंग देखते हुए, उस पर थोड़ा सा तो मतलब इससे जो हम लोग कर चुके हैं। कंपैटिबिलिटी मैच भी कर सकते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं उसमें बाद में आएंगे। पहले क्या क्या पता लगता है इंसान के बारे में, क्या कौन कौन से गहरे रहस्य जो हैं सर इफ वो अ हम। पर्सन इज गोइंग टू चीट ऑन यू और नॉट, ये भी पता लगता है हाँ, हैंडराइटिंग से। चीटिंग भी पता लगती है हैंडराइटिंग से हम। ये भी, चलिए आप क्या क्या कर सकते हैं, जो आपने बोला ना, जैसे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, तो चीटिंग हो गया एक, कि आदमी सबसे पहले तो आजकल यही होता है, प्रॉब्लम ही यही है लोगों में कि ये आदमी Yes. जिससे हम बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं रिलेशनशिप में, वो हमें चीट करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा हम देख सकते हैं हैंडराइटिंग से। और क्या क्या देख सकते हैं? सर अब फॉरेंसिक जिस, में तो इसका बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। फॉरेंसिक में देर इज अ सेपरेट डिवीजन जो कि इससे हाँ पैथोलॉजी जी। पे काम करती है, और बहुत ही डिटेल में फॉरेंसिक, मतलब फॉरेंसिक में ये बता सकते हैं कि ये जिसने मर्डर किया है, ये इसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, हाइट कितनी होगी, लेफ्ट हैंडर है राइट हैंडर है, कैसे कैसे बात करता होगा, क्या अपीयरेंस कैसा होगा, एंड एवरीथिंग। सो आजकल तो बहुत सारे कंप्यूटराइज्ड इसके मतलब प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जिससे यूज करके ये पता लगाते हैं कि कैसे क्रिमिनल प्रोफाइल पूरी ड्रॉ कर सकते हैं आप हैंडराइटिंग देख के। तो ये बहुत बहुत जगह यूज होता है।
और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इसका बहुत लिमिटेड स्कोप रहा है, बहुत कम लोगों ने इसको सीखा और बहुत कम लोगों ने इसे यूज किया, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी अलग साइंसेस थी, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये बहुत, बाकी वास्तु, बहुत सारी चीजें अलग अलग इंटरेस्ट वाली चीजें हैं जो, लेकिन ग्राफोलॉजी अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। तो ग्राफोलॉजी हम चीटिंग कर रहा है कोई तो कर सकते हैं, और कहाँ आपने बोला फॉरेंसिक में यूज कर सकते हैं, और कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको? सर करियर सेलेक्ट करने में भी यूज कर सकते हैं। करियर सेट करने में, करियर सेट करने में थोड़ा सा कैसे हम पता लगाएंगे हैंडराइटिंग से कौन सा करियर करना चाहिए उसको, या ये कहें, क्योंकि मतलब करियर, एक सक्सेसफुल करियर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वो हम हैंडराइटिंग से देख सकते हैं कि वो चीजें उसके अंदर हैं कि नहीं। लेकिन हम हैंडराइटिंग देखकर ये बता दें कि ये इस इंसान का करियर ऐसा होगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि एक ही करियर के अंदर, एक ही टाइप के प्रोफेशन में, मतलब अलग अलग प्रोफेशन में एक टाइप की हैंडराइटिंग चलेगी। जैसे मान लीजिए कोई अकाउंटेंट है, कोई अकाउंट्स चेक करता है, कोई डॉक्टर है, कोई बहुत ही रिसर्चर है, इन सब के हैंडराइटिंग टाइप एक जैसे सी, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनकी हैंडराइटिंग में, हैंडराइटिंग सबकी एक जैसी। एक चीज और, जैसे अगर बचपन में किसी के साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, वो भी हम हाँ, हैंडराइटिंग से परफेक्ट, वेरी पता गुड। लगा सकते हैं। तो अगर हम बात करें ट्रॉमा, ट्रॉमा की बात पास्ट करें, लाइफ। पास्ट लाइफ की बात करें, पास्ट लाइफ मतलब ऐसा नहीं, पास्ट लाइफ में वो पिछले जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी करंट आपकी या जो है उससे या पीछे की लाइफ में बोल। चाइल्डहुड, या हाँ, वी कैन तो से चाइल्डहुड। चाइल्डहुड, तो ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रॉमा चाइल्डहुड में है या अभी नियर पास्ट में है, तो ये सारी चीजें पता लगेंगी। और इसके अंदर ट्रॉमा की ही बात अगर हम कर रहे हैं, तो ट्रॉमा से अगर हम देखें, तो ट्रॉमा से हम ये देख सकते हैं कि अ, उसका मतलब अब्यूज, अगर किसी का फिजिकल, किसी बच्चे का फिजिकल अब्यूज हुआ है बचपन में, तो वो पता लग सकता है। किसी का मेंटल अब्यूज हुआ है तो वो पता लग सकता है। किसको बचपन में, किसका बचपन कैसे निकला है, वो चीजें पता लग सकती हैं जो बच्चा कभी नहीं बताएगा। तो हैंडराइटिंग इज अ एक्सेलेंट टूल फॉर पेरेंटिंग। अगर आप पेरेंटिंग की बात करें, अगर आप एज अ पेरेंट देखें कि मुझे जानना है मेरे बच्चे के बारे में, तो पेरेंटिंग के लिए बहुत बढ़िया टूल है ये। पेरेंटिंग में इट इज द मोस्ट यूजफुल टूल। वैसे तो कोई बच्चा बताता नहीं है, अब आजकल तो वैसे भी कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया बच्चों के साथ। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन जो है और कम होता जाएगा, और जब कम अल्फाबेट की होता जाएगा, सॉरी, अल्फाबेट के, कि फॉर्मेशंस को देख के हम रिलेशनशिप भी देख सकते हैं बच्चे के और पेरेंट के बीच में, हाँ हाँ, कि बिल्कुल बिल्कुल, वो कैसा सब चल कुछ रहा आ है। गया, वो सब आ गया। हाँ अल्फाबेट की जी। फॉर्मेशन है कि कैसे है, वो है एग्जैक्टली कैसे, वो चीजें तो खैर हम डिटेल में जब पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि Yes. कैसे हम देख सकते हैं। बट स्कोप क्या है, अगर हम ग्राफोलॉजी के स्कोप के बारे में बात कर रहे हैं कि स्कोप, हम इसको देखिए, एक तो स्कोप होता है कि हम देख रहे हैं कि ये ग्राफोलॉजी है, इसको मैं, भाई आई एम श्योर नोबडी वांट्स टू बी अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। फोरेंसिक एक्सपर्ट बनना होता तो वो ये यहाँ पर होना उसका थोड़ा मुश्किल है, वो कहीं दूसरी जगह जाके पढ़ाई कर रहा होता। बट अगर आप यहाँ पर हैं तो आपको इंटरेस्ट है ग्राफोलॉजी या हैंडराइटिंग में इंटरेस्ट है, आप इसलिए ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। अगर आप ये अटेंड कर रहे हैं तो आपको हम इसको डेली लाइफ में कहाँ यूज करें। देखिए, हम चाहे जो मर्जी पढ़ें, और मैं, मेरा एक बेसिक एक वो रहता है हमेशा पढ़ाने का, कि अगर हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, चाहे हम न्यूमरोलॉजी पढ़ें, चाहे एस्ट्रोलॉजी पढ़ें, चाहे ये ग्राफोलॉजी पढ़ें, या कोई और सब्जेक्ट पढ़ें, टैरो है, पामिस्ट्री है, हम इनको डेली लाइफ में, रोजमर्रा की लाइफ में हम इसको कैसे यूज करें। अगर हमें उसकी एप्लीकेशन के बारे में आइडिया नहीं है, हम उसको एप्लीकेशन में हम नहीं देख सकते कैसे करना है, हम कैसे यूज करेंगे, तो ये कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा उसका कोई यूज नहीं है, उसका कोई लॉन्ग टर्म यूज नहीं है। तो एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एप्लीकेशन नहीं जानते किसी का, तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो बेकार बताओ, फिर हम पढ़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। इसको प्रोफेशनली कैसे यूज कर सकते हैं, इसका प्रोफेशनल स्कोप क्या ग्राफोलॉजी का, क्योंकि अभी सी सब्जेक्ट इज लिटिल नोन, तो आप एज अ प्रोफेशनल ग्राफोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो प्रोफेशनल ग्राफोलॉजिस्ट या हैंडराइटिंग एक्सपर्ट या सिग्नेचर एक्सपर्ट आप बन सकते हैं। कैसे सिग्नेचर डिजाइन करना है, तो सिग्नेचर डिजाइन हो गया, आप इसमें सिग्नेचर के बारे में आप देखेंगे, हैंडराइटिंग के बारे में देखेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसके साथ कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली बी अ वेरी गुड काउंसलर, अगर आप काउंसलिंग, अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन कर रहे हैं, अगर आप, मैं तो कहूंगा अगर आप कोई भी ऑकल्ट प्रोफेशनल है, या जैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री कुछ भी करते हैं, वास्तु करते हैं, कोई भी चीज ऐसा करते हैं, वहां पर ये हैंडराइटिंग बहुत 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 काम की चीज है।
कई बार आपके सामने केसेस आते हैं, मेरे मेरे मैं तो बहुत ज्यादा इसको यूज करता हूँ अपने पूरे सारी काउंसलिंग में, क्योंकि मैं कोई भी कुंडली बिना हैंड राइटिंग सैंपल के नहीं लेता। बिना हैंड राइटिंग सैंपल, बिना सिग्नेचर सैंपल के आई डोंट टेक एनी हॉरोस्कोप। क्या रीजन है उसके पीछे? उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। कई बार आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलती है और जो सामने वाला कह रहा है उसमें बहुत डिस्कनेक्ट दिखाई देता है। तो ऐसे भी बहुत केसेस हैं जो हमें पता लगते हैं, सामने वाला तो बहुत रोना रो रहा है अपने बारे में कि मैं तो डिप्रेशन में हूँ, मेरे साथ तो पता नहीं क्या क्या हो गया। आप उसकी हैंडराइटिंग चेक करते हैं, आप 1 मिनट में बता देते हैं कि ये सामने वाला डिप्रेशन में है कि नहीं। क्या डिप्रेशन है कि ही इज फेकिंग इट, या उसको मजा आ रहा है ये करने में। तो आप कैसे डील करोगे सामने वाले से? उसकी करंट मेंटल स्टेट क्या है? करंट मेंटल स्टेट जो है किसी की भी, वो आपको पता लग जाती है 100% एक्यूरेसी के साथ। यहां मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, 100%। ये वर्ड जो है 100%, मैं ना तो मैं एस्ट्रोलॉजी में यूज करता हूँ, ना मैं न्यूमरोलॉजी में यूज करता हूँ। मैं हर जगह परसेंटेज बता के चलता हूँ कि किसी भी चीज की प्रिडिक्शन की क्या परसेंटेज होगी। कुछ होते हैं 90%, कुछ 80%, कुछ हम वैसे भी लेके चलते हैं कि कोई भी ऑकल्ट कर रहे हैं उसमें हम 100% नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते 100%? क्योंकि अगर जब हम बोलेंगे हम 100% करेक्ट है जी, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होने वाला है, प्रिडिक्शन अगर आप देते हैं और आप बोले ऐसे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को भगवान समझने लगे। तो कुछ पोर्शन जो है हम भगवान के लिए छोड़ देते हैं, भाई 5%, 10%, लीव इट टू गॉड, वही डिसाइड करेगा। हर चीज में हम 100% नहीं हो सकते, तो वहां नहीं है। लेकिन हैंड राइटिंग में जो पता लगता है वो 100% पता लगता है, और वो 100% एक्यूरेट पता लगता है। और 100% एक्यूरेट की जब बात करूं आपसे, तो ये बेसिकली क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, 100% की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों 100% एक्यूरेट पता लगेगा? क्योंकि हैंड राइटिंग नेवर लाइज। हैंड राइटिंग का जो है वो, आप झूठ बोल सकते हो, आपकी हैंड राइटिंग झूठ नहीं बोल सकती। हैंड राइटिंग ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, हैंड राइटिंग नेवर लाइज। आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को भी बना सकते हो बहुत ज्यादा। जो जहां पर ये फॉरेंसिक में ये यूज होती है हैंड राइटिंग वगैरह, वहां पे क्रिमिनल्स जो हैं इस पे भी प्रैक्टिस करते हैं कि अगर कुछ लिखा है तो कहीं वो झूठ ना हो, मतलब झूठ के लिए जो हम बात कर रहे हैं वो झूठ पकड़ा ना जाए हैंड राइटिंग से। बट बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स और बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो सीरियल किलर्स हो गए, इस तरीके के लोग जो हैंडराइटिंग से पकड़े जाते हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस हैं, बुक्स भी है इसके ऊपर। मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक है ऐसी, एक वो आप चाहे तो वो खरीद के पढ़ सकते हैं बुक, वेरी इंटरेस्टिंग बुक। उससे आपको और इंटरेस्ट जगेगा हैंडराइटिंग के ऊपर, फॉरेंसिक वाला। तो ये, अच्छा अब ये क्यों होता है? 100% की बात करी मैंने, तो क्यों करी? अब हैंड राइटिंग इज ब्रेन राइटिंग, हमेशा बोलते हैं कि हैंड राइटिंग इज ब्रेन राइटिंग। मतलब ब्रेन राइटिंग का मतलब हो गया ये कौन लिख रहा है, ये आप नहीं लिख रहे हैं, ये आपकी ब्रेन लिख रही है। जब भी आप लिखते हैं तो आप नहीं लिखते हैं, आपकी ब्रेन लिखती है। जब ब्रेन लिख रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? हाथ हुआ, आप अपने हाथ से लिखें, पेन से लिखें, पेंसिल से लिखें। हाथ अगर आपके, मान लीजिए हाथ राइट हैंडर हैं आप और राइट हैंड से लिखते हैं और राइट हैंड में चोट लग गई, आपने लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू किया। आप 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने के अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम हैंड राइटिंग लिखेंगे जैसे आप राइट से लिखते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? अगर लेफ्ट से लिख रहे हैं तो शुरू में तो प्रॉब्लम आती है, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है, लेकिन बाद में बिल्कुल सेम हो जाती है हैंड राइटिंग। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट, योर हैंड इज नॉट राइटिंग, इट इज योर ब्रेन विच इज राइटिंग। पीछे जो उसको डायरेक्ट कर रहा है वो आपकी ब्रेन कर रही है, आपका हाथ नहीं कर रहा है। इसलिए जब भी आप, और एक और चीज ये भी रिसर्च है कि अगर आप अपने हाथ, दोनों हाथों से नहीं लिख रहे, पाँव से लिखना शुरू कर दें, तो वो भी कुछ प्रैक्टिस के बाद आपकी हैंडराइटिंग हूबहू सेम हो जाएगी जैसी पहले थी। जैसे आप दोनों हाथों से लिखते हैं वैसी हो जाएगी। अब हम एक बहुत छोटा सा शब्द है ये ब्रेन, ठीक है जी। ब्रेन हमारा, जो ब्रेन की जो हम बात कर रहे हैं ना, ब्रेन, तो ये ब्रेन स्कैन है। हैंडराइटिंग को मैं बोलता हूँ, हैंडराइटिंग सैंपल जो है वो आपका ब्रेन स्कैन है। आप जो भी अ, आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी ब्रेन आपका, जैसा भी ब्रेन काम कर रहा है वो आपका ब्रेन स्कैन बताता है। और एक और चीज, हैंडराइटिंग, अभी किसी ने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड बोला था, तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की अगर हम बात करें, और अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एनीवन? सिर्फ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस कॉन्शियस
ब्रेन तो वो हो गया कि जिसमें सोच के करके बना के लिखा गया और कुछ कहा गया। सबकॉन्शियस हो गया कि जो बचपन से लेके आज तक मेरे अंदर चीजें हैं, प्रोबेबली वो मुझे नहीं पता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ हैंडराइटिंग वो बाहर आ रही हैं। अगर जैसे मैंने अल्फाबेट्स बनाए हैं उसकी फॉर्म में, तो दैट इसका इज सबकॉन्शियस। सुने जी, इसमें ना भी आप वो मत डालो, हैंडराइटिंग मत घुसाओ, मैं जेनरिक ओके। पूछ रहा हूँ। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, लेमन लैंग्वेज में अगर मेरे को बताना है किसी को कि आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों में क्या फर्क कॉन्शियस माइंड तो हो गया सर जो बहुत सोच के करके मैंने किया, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड हो गया कि जो मेरी एक्टिविटीज है वो 60 to 70% सबकॉन्शियस से निकल के आ रही हैं। चलिए आई डोंट नो, परसेंटेज, मे बी आई कैन नॉट। आई लाइक फैक्ट्स एंड फिगर्स, आई लाइक परसेंटेजेस। हाँ, तो किसी ने बोला या 60 to 70%। अच्छा, एनीबडी एल्स? सर जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड, जैसे हम डेली जो हम नॉर्मली जो हम काम कर रहे हैं, सब कॉन्शियस चीजें जैसे हम बोल नहीं पाते हैं, किसी से कुछ कह नहीं पाते, हमारे दिमाग में रह जाती है। मे बी हमारे फियर्स हो गए जो हमें कभी ड्रीम्स में दिखते हैं, दैट इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, चलिए ये भी जो ठीक है, थोड़ा बहुत। सोते टाइम भी वर्क करता रहे, जब आपका सोते कॉन्शियस टाइम माइंड। बिल्कुल हाँ। परफेक्ट परफेक्ट, सबकॉन्शियस सोते माइंड इज टाइम नेवर स्लीपिंग। सबकॉन्शियस माइंड इज नेवर स्लीपिंग, करेक्ट, 100% करेक्ट। जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं और इंटरेक्शन करते हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। बट जब भी उसकी कोई पिक्चर्स आती है, क्लिक होती हैं, वो बैक ऑफ द माइंड हमारे आती हैं और सेव हो जाती हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। ओके, चलिए। अभी भी मेरे को लेमैन लैंग्वेज में ना, अगर मेरे को बिल्कुल, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता अभी भी, ना अगर तब भी नहीं समझ में आया सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, आप लोगों ने इतनी सारी बात बताई, इट इज नेवर स्लीप्स, ये है, ये सब डिटेल हो गई, थोड़ा सा डिटेल। बिल्कुल, अगर मतलब मुझे आपको समझाना है, किसी को भी समझाना है, मतलब आपको अपने, मतलब जिसको नहीं समझ में आता कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस क्या है, उसको समझाने के लिए अगर हम बात करें तो कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, मैं आपको एक बहुत देसी भाषा में बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, जो सबकी प्रॉब्लम रहती है जनरली। कॉन्शियस माइंड आपको बताता है कि आपका वेट बढ़ रहा है, ठीक है ना, आपको वेट प्रॉब्लम है, और आपको क्या करना चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए, आपको डाइट करना चाहिए, और फला फला आप दुनिया भर के जूसेस पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, रामदेव की योगा कर रहे हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये आपका कॉन्शियस माइंड, ये सब आपको डेली बेसिस पे आपको मोटिवेट कर रहा है कि यार ये करो, ऐसा करना है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड वो चीज है जो आपको कहता है कि रहने दो, आलस कर रहे हो, तुम्हारी तुम्हारी यू आर नॉट मेड फॉर ऑल दिस, क्योंकि तुमने आज तक कभी किया नहीं है कुछ, तो ये आपको जो पकड़ के बिठा देता है नीचे, जो जिम की मेंबरशिप वेस्ट करा देता है, डाइट प्लान, वो डाइटिशियन के पैसे वेस्ट कराता है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड कॉन्शियसली काम करता है, मतलब कॉन्शियसली मतलब यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, यहाँ पे अवेयरनेस आ गई, आप अवेयर है इस चीज के लिए। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, ये ऑटोमेटिक काम करता है, ये कोई अवेयरनेस नहीं चाहिए, ये ऑटो पायलट पे काम करता है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी आप सोच के नहीं कर रहे हैं। और मजे की बात, अभी परसेंटेज की बात हुई, परसेंटेज में आपको यहाँ क्लियर करूं, आप दिन भर में जो भी काम करते हैं, वो क्या काम करते हैं, जितने भी आप काम कर रहे हैं ना सुबह से लेकर शाम तक, तो वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड का रोल उसमें सिर्फ और सिर्फ 6% है। 94% काम आप जो करते हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे करवाता है। इतना फर्क है 6% एंड 94% का। 6% इज ओनली कॉन्शियस माइंड, इज ओनली 6%, 94% इज योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जितनी हैबिट्स है, हम सब लोग अपने ना हैबिट्स के वो हैं, वी आर इन अ प्रेजेंस ऑफ आवर हैबिट्स, बिलीफ्स, वैल्यूज, हमें हमारा वो उन सबका एक सीमा है, समझ लीजिए एक लाइन वो है, हमारी एक बाउंड्री है जिसके अंदर हम सारे काम करते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिफाइन करता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रोटी बनाना जानते हैं, रोटी सेकते हैं, रोटी बेलते हैं, तो कभी आप जब अब रोटी खाना बना रहे हैं या रोटी बना रहे हैं, तो परफेक्ट राउंड बन जाती है बिना कुछ प्रैक्टिस करे, मतलब आपने इतने सालों से प्रैक्टिस करी, आप वो करते करते मल्टीपल काम एक साथ कर रहे होते हैं, और उसमें से एक काम रोटी बनाना भी है, बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि वो आप कॉन्शियस माइंड नहीं कर रहा, कॉन्शियस माइंड तो आपका उस समय ये सोच रहा है कि टीवी में जो सीरियल चल रहा है उसको, उसमें क्या होने वाला है, कॉन्शियस माइंड सोच रहा है कि सामने आज मुझे डिनर पे जाए, मतलब आज ये करना था, किसी को कुछ ना कुछ चल रहा है कॉन्शियस माइंड के अंदर, बट हाथ ऑटोमेटिक ऑटो पायलट पे काम कर रहे हैं, कौन काम करा रहा है उसको, हाथों को कौन काम करा रहा है, वो काम करा रहा है आपका सबकॉन्शियस। क्यों, क्योंकि वो आपकी एक दिन की प्रैक्टिस, जो एक दिन की प्रैक्टिस है, वो एक दिन की प्रैक्टिस, इतने प्रैक्टिस करते 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 रिपीट करते करते वो हैबिट बन गई, और हैबिट बन के आपके बिहेवियर में बैठ गई, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आता है। इसी तरीके से जैसे रोटी है वैसी ड्राइविंग है,
ड्राइविंग जब आप करते हैं, तो ड्राइव जब आप कर रहे हैं तो ड्राइविंग में आप पहले तो जब ड्राइव करना सीखते हैं तो आपको कॉन्शियसली देखना पड़ता है कि गियर कहाँ पर है, या रेस कहाँ है, रेस की जगह ब्रेक दब गया, ब्रेक की जगह रेस दब गया, स्टेयरिंग कैसे है, सामने कौन दिख रहा है, ये सब आपको कॉन्शियसली देखना पड़ता है। अब अगर जब थोड़े टाइम बाद जब एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप थोड़ा चला लेते हैं, कुछ दिन सीख लेते हैं, तो क्या करते हैं आप, ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते करते आप फोन पे बात भी कर रहे हैं, और नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोग तो मैसेज भी टाइप कर रहे होते हैं, ईमेल का भी जवाब दे रहे होते हैं ड्राइव करते करते, एज इफ गाड़ी अभी ऑटोमेटिक ऑटो पायलट पे चल रही है। बट वो कैसे होता है, कैसे पॉसिबल है, कौन चला रहा है उस समय गाड़ी, कैसे पता है कि गाड़ी को कि सामने गाड़ी है तो ब्रेक दबनी है, ऑटोमेटिक आपका पाँव उठ के ब्रेक पे चला जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो सब सारा बिहेवियर कॉपी हो गया है एक प्रोग्राम के तहत, एक आप कह लीजिए वो प्रोग्राम, सबकॉन्शियस प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, सबकॉन्शियस प्रोग्राम, वो उसके तहत आपके अंदर वो फिट हो गया है, और आपका पूरा बिहेवियर इसी प्रोग्राम के तहत चलता है। सारा प्रोग्राम सबकॉन्शियस प्रोग्राम से ही आप पूरा काम करते हैं, सारा बिहेवियर आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम के थ्रू ही रन होता है। हैंडराइटिंग इज ऑल्सो वन सच प्रोग्राम। आपकी हैंडराइटिंग जो है ये भी इसी तरीके का एक प्रोग्राम है, सबकॉन्शियस प्रोग्राम है। और वो हैंडराइटिंग जब आप लिखते हैं कागज के ऊपर, किसी दीवार पे, किसी सरफेस भी मैटर नहीं करता, आपकी हैंडराइटिंग सेम आएगी, चाहे आप कागज पे लिखे, चाहे दीवार पे लिखे, चाहे आप रेत पे जाके नाम, अपना नाम लिखे, कहीं पर कुछ भी लिखे, इट विल बी सेम। तो सबकॉन्शियस प्रोग्राम जो है वही हैंडराइटिंग है। और ये हैंडराइटिंग इसीलिए जब भी आप लिखते हैं, आज मैंने आपको एक लोगों को बोला कि इंडिपेंडेंस डे पर लिखे, तो सबने ये सोचा कि मैं क्या लिखूं, ठीक है, ये किसी ने नहीं सोचा कि मैं कैसे लिखूं। क्यों? क्योंकि टॉपिक था, टॉपिक के बारे में सोचना था आपको कि मैं ये लिखूं वो लिखूं, यू हैव पुट योर थॉट्स अबाउट दैट टॉपिक। तो आपने सोचा, आपने सोचा, और सोचने के बाद आपने कंटेंट पे ध्यान दिया, आप कैसे लिख रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो तो ऑटो पायलट पे है, वो तो आप बचपन से लिखते आ रहे हैं, जैसा लिखते आ रहे हैं वैसे ही लिखेंगे, तो दैट इज ऑन ऑटो पायलट, तो वो तो हमने ऑटो पायलट पे काम किया। अब हैंडराइटिंग बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, ये हमें पता नहीं लगता, हमने तो बचपन से सीखा है, बट दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। कॉम्प्लेक्स टास्क क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आ गया, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट कर रहा है, किसे डायरेक्ट कर रहा है? आपके हैंड्स को, ठीक है, हैंड्स को, हैंड्स कह लीजिए या फिंगर्स कह लीजिए, यहाँ पर मसल्स हैं, मसल्स हैं और बोन्स हैं। एक पार्ट, सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट तो इनको डायरेक्ट कर रहा है कि भाई हैंड्स और मसल्स को कि कैसे फॉर्मेशन बनाना है, एक पार्ट इसका सोच रहा है कि लिखना क्या है, कंटेंट क्या है, तो कंटेंट के ऊपर भी ये काम कर रहा है, हैंड्स और मसल्स। और इसको भी अपने हाथों को, मसल्स को, करीब 27 मसल्स हैं और कुछ बोन्स हैं जिनको वो डायरेक्ट करता है कि ऐसे फॉर्मेशन बनाना है। तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। अगर आप ह्यूमन बायोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल तरीके से समझेंगे, हैंडराइटिंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क, बट हम मास्टर कर लेते हैं, बचपन से लिखना सीख लेते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमें बहुत अच्छे से हैंडराइटिंग आ जाती है। तो हैंडराइटिंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू सो मच अबाउट ये हैंडराइटिंग कैसे क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कनेक्ट कर पाए कि जब हम बोलते हैं कि आपका हैंडराइटिंग इज योर ब्रेन राइटिंग, अगर हम ब्रेन राइटिंग को बोलेंगे, हैंडराइटिंग इज योर ब्रेन राइटिंग, तभी आप समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का, और बहुत सारे आपने ऐसे नाम सुने होंगे बड़े बड़े, रीवायर योर सबकॉन्शियस माइंड, रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। करना कैसे ये बड़ा मुश्किल होता है और हमें पता नहीं चलता। आप अटेंड करते हैं, कुछ टाइम सुनते हैं, कोई लेक्चर सुनेंगे किसी चीज को, कोई कुछ चीज अपील करेगी, बट होता नहीं है। एक बहुत बढ़िया जो हैंडराइटिंग का सबसे बड़ा यूज है वो यही है कि यू कैन एक्चुअली रीप्रोग्राम, रीप्रोग्राम, रीवायर योर सबकॉन्शियस माइंड, या रीवायर कह लीजिए इसको आप, योर सबकॉन्शियस माइंड थ्रू योर हैंडराइटिंग। आप अपनी हैंडराइटिंग में चेंजेस करके अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है उसको रीवायर कर सकते हैं, उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अपनी कोई भी बीमारी है, कुछ भी, चाहे बीमारियां, लोगों ने बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर ली हैंडराइटिंग ठीक करके। हैंडराइटिंग के अंदर आपकी हेल्थ के बारे में भी बहुत कुछ पता लगता है, आपके नेचर, पर्सनालिटी, बिहेवियर के बारे में तो बहुत कुछ पता लगता ही लगता है। बहुत कुछ नहीं, मतलब सब कुछ पता लगता है। अगर जैसे हम ध्यान से अगर देखना शुरू करें किसी सैंपल को, यू कैन टेल एवरीथिंग। आप किसी के बारे में वो बता सकते हैं जो उस इंसान ने किसी को भी नहीं बताया आज तक, और उसने अपने आप को भी शायद उसको नहीं मालूम होगा कि अच्छा मैं ऐसी सोचता हूँ क्या।
क्या मेरी सोच इसी टाइप, मतलब क्या इज इट दैट, मतलब मेरा ऐसा सोचना है क्या, मतलब वो उसको भी कई बार शौक लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट पता नहीं। हैंड राइटिंग गिव्स यू अ वेरी वेरी डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ एनी पर्सन, किसी भी इंसान के बारे में पूरा डिटेल पता लगता है। और ये क्यों पता लगता है? क्योंकि हमारा हैंडराइटिंग जो है सबकॉन्शियस माइंड ड्राइव करता है, हम नहीं, कॉन्शियस माइंड नहीं ड्राइव करता। हैंडराइटिंग हो गया, इसी के हैंडराइटिंग के अंदर ही बहुत सारे और कंपोनेंट्स आते हैं। कोई भी चीज, मतलब कोई भी, ग्राफोलॉजी का बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी डॉट आपने कहीं पर भी डाला, मैंने जैसे पेन पकड़ा और पेन में डॉट डाला, अब पेन मैंने यहाँ पे डॉट डाला है बीच में, ठीक है, ये मैंने डॉट यहाँ क्यों डाला, यहाँ क्यों नहीं डाला, यहाँ क्यों नहीं डाला, कितना बड़ा डाला, कैसा डाला, नहीं डाला, डॉट है, स्लैश तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो ये सारे, एनी मार्क विच यू मेक with your pen on any surface, it can be paper, it can be sand, it can be wall, it can be anything, that is उसकी स्टडी, उसका एनालिसिस is called ग्राफोलॉजी। तो कोई भी चीज आप लिख रहे हैं तो बिना कारण नहीं लिख रहे। कोई भी चीज अगर आप किसी एक पीस ऑफ पेपर पे अगर डाल रहे हैं, कहीं पर भी डाल रहे हैं, तो वो बिना कारण नहीं डाल रहे। कोई रीजन है जिसकी वजह से आप लेफ्ट लिखेंगे, कोई रीजन है जिसकी वजह से आप राइट लिखेंगे, कोई रीजन होगा जिसकी वजह से आप ऊपर से शुरू करेंगे, कोई रीजन होगा जिसकी वजह से आप नीचे शुरू करेंगे। तो नीचे हर एक चीज का एक रीजन है, हर एक चीज के पीछे आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपकी सोच है, आपका ये समझ लीजिए अब तक का लाइफ का जो भी एक्सपीरियंसेस है, वो सारा एक्सपीरियंस आप एक पेपर पर लिखते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज करना है, सबसे सरल उपाय है, आप अपनी हैंडराइटिंग में कुछ बदलाव करिए, आपकी लाइफ में चेंजेस ऑटोमेटिक होने लगेंगे। इट इज नॉट दैट कि ऐसा नहीं है कोई, और इसको अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे ज्योतिष भाई जो है वो जानते नहीं है इसके बारे में। तो उपाय के उपाय में ये दे नहीं पाते कि उपाय में क्या दे कि हैंडराइटिंग ठीक करें, एक पेज सुलेख बचपन में मिला करता था, एक पेज सुलेख लिखना आपने, एक पेज इंग्लिश हैंडराइटिंग, हिंदी हैंडराइटिंग हमें स्कूल में मिलती थी हॉलीडे होमवर्क की तरह, तो वो लिखना होता था। वो अब समझ में आएगा, आने वाले समय में और इम्पोर्टेंट हो जाएगी, मतलब दिस साइकोलॉजिस्ट विल रिकमेंड दिस हैंडराइटिंग वन पेज ऑफ हैंडराइटिंग एज अ de-stressing टूल। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का जो भी है, मतलब अगर आप गुस्से में हैं, आपके अंदर कुछ नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, कुछ भी चल रहा है, वो आप पीस ऑफ पेपर पे डाल देते हैं। और पेपर पे डालने के बाद वो दैट एक्ट्स एज समथिंग वेयर यू रिलीज योर इमोशंस, वो आप अपने इमोशंस रिलीज करते हैं। तो ये हैंडराइटिंग की इंपॉर्टेंस बहुत है। और हैंडराइटिंग एनालिसिस इज अ ब्यूटिफुल टूल विच कैन एक्चुअली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग एनी रिलेशनशिप। ये कहाँ कहाँ पर काम आ सकता है? ये आपकी रिलेशनशिप्स में काम आ सकता है। शादी करने के लिए मैं तो हमेशा हैंडराइटिंग मिलवाता हूँ। जो लोग, जब भी कोई कपल आता है कि हमारी लाइफ में डिस्प्यूट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं दोनों की हैंडराइटिंग देख के, हॉरोस्कोप देख के, न्यूमरोलॉजी से, आई जनरली गो थ्रू एवरीथिंग एंड देन कम टू अ कंक्लूजन कि ये प्रॉब्लम किसकी वजह से है, कहाँ पर है। एंड यू कैन इवन पिन पॉइंट द एरिया कि किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, एंड देयरफॉर उसका सोल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं। अब लोग बोलेंगे सोल्यूशन कैसे हो सकता है, सोल्यूशन तो उन्हें करना पड़ेगा। नहीं, हैंडराइटिंग ठीक करेंगे सोल्यूशन अपने आप हो जाएगा। हैंडराइटिंग ठीक करेंगे सोल्यूशन अपने आप हो जाएगा, नेचर में बदलाव अपने आप आएगा। अगर हम बोल रहे हैं हैंडराइटिंग आपका नेचर, पर्सनालिटी, बिहेवियर के बारे में बात करता है, तो ऑब्वियसली हैंडराइटिंग एक एक्स तरीके की हैंडराइटिंग, एक एक्स तरीके की नेचर की बात करेगी। एक्स में चेंज करेंगे हम, तो वो चेंज हैंडराइटिंग मतलब चेंज नेचर, चेंज बिहेवियर। तो आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है, आपका नेचर बदल सकता है आप, बट हाँ, वो आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा। वो जब हम काम करेंगे वो आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा, और कुछ दिनों तक करना पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। कम से कम 3-6 महीने प्रैक्टिस करेंगे, आपको रिजल्ट सामने मिलेगा अपने आप। यू विल बी अ चेंज्ड पर्सनालिटी वेरी सून। तो ये सारी की सारी रिलेशनशिप में आप यूज कर सकते हैं, पेरेंटिंग में यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी। पेरेंटिंग में बहुत आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, कोई बच्चा डिप्रेसिव है, थोड़ा सा भी डिप्रेसिव है, पता नहीं लगेगा आपको, क्योंकि वो आप सामने एक्सप्रेस नहीं करेगा। आपने स्कूल की कॉपी उठा के देखनी क्या लिख रहा है आजकल, क्या बना रहा है, उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, इसको डिप्रेशन है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। आपने रिलेशनशिप, मतलब अगर अफेयर है किसी के साथ, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर शादी करनी है तो उसकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा ये शादी करने लायक है कि नहीं है, या आपसे कंपैटिबल है कि नहीं है। कुंडली के गुण मिलाना अलग है, मांगलिक दोष देखना अलग कहानी। रिलेशनशिप्स के अंदर इट इज अ फैंटास्टिक टूल।
आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर सामने वाले की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, मेरे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, हम कैसे मैच करेंगे एक दूसरे को, यू कैन इजिली मेक आउट। पेरेंटिंग में आप यूज कर सकते हैं। आपको रिक्रूटमेंट करनी है, आपने कोई रिक्रूटमेंट करनी है, या कहीं पर भी आपने कोई हायर करना है किसी को भी। मैंने बहुत सारे एचआर वालों को ये सिखाया ग्राफोलॉजी, एंड दे हैव बीन यूजिंग इट, इंक्लूडिंग विद न्यूमरोलॉजी। वो न्यूमरोलॉजी भी इंक्लूड कर लेते हैं कई बार, कुछ लोग सिर्फ ग्राफोलॉजी यूज कर रहे हैं, एंड इट वर्क्स वंडर्स फॉर देम। वो कैंडिडेट को मिलने से पहले ही उसकी हैंडराइटिंग सिग्नेचर देख के बता देते हैं कि ये रोल की रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेल्स की रिक्वायरमेंट है, सेल्स का रोल है, सेल्स और मार्केटिंग का रोल है, उसको बाहर जाना है, लोगों से बातें करना है। हैंडराइटिंग में दिख रहा है वो बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट है, बहुत इंक्लूसिव है, शेयर नहीं करेगा अपने थॉट किसी के साथ, तो समझ में आ जाएगा ये बाहर जाके बात नहीं कर पाएगा। तो आप हैंडराइटिंग देखकर ही यू कैन मेक आउट इज द कैंडिडेट वर्दी फॉर रिक्रूटिंग और नॉट। वो हैंडराइटिंग या सिग्नेचर देखकर आप बता पाएंगे। रिलेशनशिप में काम आएगा, पेरेंटिंग में काम आता है, रिक्रूटमेंट में काम आता है। एज अ ग्राफोलॉजिस्ट तो आप बन ही सकते हैं, आप सैंपल चेक कर सकते हैं। एंड लाइफ के हर हिस्से में कोई भी आप थिंक अबाउट एनीथिंग, वो हर चीज में आएगा। सिग्नेचर एनालिसिस इसी का एक पार्ट है, सिग्नेचर एक पार्ट है इसका, एक पार्ट इसका सिग्नेचर के साथ साथ इसमें है हमारा डूडल्स। सिग्नेचर सभी को पता है, सब लोग करते हैं सिग्नेचर। डूडल्स कहें या हम स्क्रिबल्स कहें, आप सभी लोगों ने खाली बैठे बैठे, जैसे अभी कुछ लोग अभी भी खाली बैठे हैं, तो वो सामने पेपर है तो उस पर कुछ ना कुछ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ ड्राइंग कर दी होगी अब तक, अंदर का कलाकार पेपर पे आ गया होगा बाहर। कुछ भी बनाना हो आपने, आप शायद कोई हट बना रहा होगा, कोई स्टार बना रहा होगा, कोई कुछ बना रहा होगा, तो आप बना चुके होंगे। अगर आप ये बना चुके हैं तो उसका क्या मतलब है, ठीक है, उसका क्या मतलब, अगर किसी ने बॉक्स बनाया है, कोई बैठे बैठे किसी ने बॉक्स बनाया है क्या अभी, बॉक्स टाइप का, ऐसा कोई क्यूब टाइप का कुछ बनाया है, ऐसा क्यूब या बॉक्स कुछ ऐसा खाली बैठे बैठे अभी कागज के ऊपर किसी ने बनाया, तो दे कैन रेज देयर हैंड। अगर बनाया नहीं बनाया तो कोई बात टेबल नहीं। बनाई है, टेबल। आप टेबल बनाया, यस। हाँ, तो बैठे बैठे टेबल बनाया, मतलब ये बेसिकली ये कहता है कि मेरे अंदर मन में ना कुछ बात आ रही है कहने के लिए, मुझे ना, हाँ, अगली बार क्वेश्चन, मेरे अंदर कुछ क्वेश्चन अभी उठ रहा है और मुझे पूछना है, ठीक है, तो ऐसा है आपके अंदर क्वेश्चन कुछ उठ रहा है क्या पूछने के लिए, कुछ यस पूछ, सर। हाँ, तो वो इसीलिए बन गई टेबल। फ्लावर नहीं बनाया इसलिए आप, ठीक है, फ्लावर नहीं बनाया, टेबल इसलिए बनी क्योंकि आपके दिमाग में कोई और है। तो ये हर एक फॉर्मेशन का, चाहे फ्लावर बनाए, चाहे स्टार बनाए, हाउस बनाए, कुछ भी बनाए, वो हर एक का अपना एक मतलब है। सर मैंने अपना नाम लिखा तो मेरा क्या है? आपने मैंने अपना अपना नाम नाम लिखा, लिखा। हाँ, आपने जी। अपना नाम लिखा, हर एक के अपने अपने अलग अलग चीजें हैं, अपने नाम लिखा, आप सुन रहे हैं उस चीज को, हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुन रहे हैं बस, और नाम आपने लिखा, उसमें कोई नाम का कोई करंट मीटिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत सारे लोग अपना नाम ही प्रैक्टिस करते हैं लिखते हुए, तो वो भी एक तरीके का डूडलिंग ही है। सिग्नेचर से कितना मेल खाता है वो नहीं खाता, उससे देखकर हम चेक करेंगे कि नाम जो आप लिख रहे हैं और सिग्नेचर जो आपका है उनमें कोई डिफरेंस है कि इज इट सेम। तो वो भी एक बहुत बड़ी, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है। इसके बाद और सिग्नेचर हो गया, डूडल्स हो गया, और बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं, मतलब कहाँ कितने कॉमा लगाते हैं, कितने आप फुल स्टॉप लगाते हैं। एनवेलप के ऊपर रीडिंग है, मैं अभी शेयर करूंगा आपसे कितने कितने एलिमेंट्स हैं इसमें हैंडराइटिंग के एनालिसिस के अंदर, जो हम जो हमारे जो कोर्स है मास्टर प्रैक्टिशनर उसमें हम करेंगे। तो बिफोर वी डू दैट, मैंने कुछ लोगों से आज आप बोला था, कुछ लोगों ने सैंपल्स अपने भेजे हैं, एंड दे मस्ट बी वेटिंग फॉर कि हमारे सैंपल्स का क्या हो रहा है। तो हम सैंपल्स की तरफ चलते बिफोर, क्योंकि इसके क्या फायदे, क्या नहीं, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, ये सब आप जानते हैं, जो नहीं जानते और क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं, वो हम सैंपल से, कुछ लोगों ने अपने ब्रेन सैंपल्स भेजे हैं, मैं तो ये कहूंगा ब्रेन सैंपल्स भेजे हैं, ठीक है जी। अब वो ब्रेन सैंपल्स के लिए आप अगर ब्रेन को पढ़ने के लिए अगर हम रेडी हैं, तो मैं वो, हाँ जी, चलिए जी, ये दो सैंपल हमारे सामने हैं, और यहाँ प्रणीता जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्योंकि वो शी हैज जस्ट फिनिश हर कोर्स इन ग्राफोलॉजी, तो कि क्या इनमें कुछ समझ में आ रहा है। पहला सैंपल ये सोनिया जी का ले लेते हैं, इसमें कुछ,
ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको। ये व्हाट डज दिस सैंपल टेल्स, इनके बारे में क्या पता लगता है? सोनिया जी प्लीज कंफर्म कि ये जो भी बता रहे हैं आपको सही बता रहे हैं कि नहीं। यस सर, यस आई विल कंफर्म। Sir, her तो कुछ सिंपल अच्छा राइजिंग हुआ पैटर्न है पे है recently. हाँ जी, सर, ये राइजिंग पैटर्न पे है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। नहीं ये Yeah. अभी लेट जिसने पढ़ा है ठीक से उसको बताने दीजिए। पैटर्न हम राइजिंग पैटर्न, डिसेंडिंग पैटर्न नहीं, आपको भी Yeah. मौका मिलेगा बोलने का। So मिलेगा, हाँ recently कुछ जी। अच्छा हुआ है उनके लाइफ में, so she is very happy. And मार्जिन्स देख के अपन ये बोल सकते हैं कि शी इज टेकिंग ऑल द अपॉर्चुनिटीज, लाइक सोच समझ के अपॉर्चुनिटीज ले रहे, ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे बट कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे लाइफ में। एंड her to-do list, every day to-do list is quite big. ओके, ऐसा है सोनिया जी, आपकी टू डू लिस्ट बड़ी होती जा रही है धीरे धीरे। यस सर, बिल्कुल बड़ी होती जा रही है, बहुत ही ज्यादा। आई एम वर्किंग टिल मिडनाइट, मतलब मिडनाइट से भी ऊपर 1 o'clock भी जा रहा है उसको पूरे करते करते। अच्छा, तो और क्या पता लगता है इनके बारे में? अब जिसने भी ग्राफोलॉजी पढ़ी हुई है, अगर वो कुछ बताना चाहे इस सैंपल में तो बता सकते। She can एक बहुत, express her feelings quite well, good in good words, and she use communication skills are good. चलिए मैं आप लोगों को इस सैंपल में वैसे क्या हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं ना, एक ग्राफोलॉजी सैंपल में बहुत ब्रीफ में बताता हूँ। यहाँ पर इन्होंने सैंपल लिखना शुरू किया, कहाँ से शुरू किया? एकदम टॉप ऑफ द पेज पे, सबसे ऊपर से कोई लाइन नहीं आ सकती यहाँ पे, यहाँ कोई जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई जगह नहीं है, ये एकदम टॉप ऑफ द पेज पे आया है। इसके बाद यहाँ पर ये इसको इनको हम बोलते हैं मार्जिन्स, कहाँ पे क्या मार्जिन छोड़े हैं वो सब चीजें पता लगती हैं। तो ये मार्जिन्स है, मार्जिन्स बताते हैं कि लाइफ में आप कैसे कर रहे हैं काम। मार्जिन्स एक चीज है, एक चीज है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इनका स्लांट क्या है। तो अगर जैसे ये लिखा हुआ है तो ये किस तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा राइटवर्ड बेंड स्लांट है, हर वर्ड थोड़ा सा राइटवर्ड है, तो ही शी इज लिटिल एक्सप्रेसिव। ये थोड़ा हम एक्सट्रोवर्ट तो नहीं बोलेंगे पूरे तरीके से, बट थोड़ा इंट्रोवर्ट भी नहीं बोलेंगे, ना ही हम स्ट्रेट स्लांट बोलेंगे, तो स्लांट हो गया। दूसरा अगर हम देखें इनकी जो हैंडराइटिंग है वो किस जोन में जाती है, किस जोन में हैंडराइटिंग जा रही है वो भी हमें दिखाई दे रहा है, किस जोन में हैंडराइटिंग जा रही है। ये जोन बेसिकली मिडिल जोन हैंडराइटिंग है, ज्यादा वर्ड्स मिडिल जोन के ही है, मिडिल जोन हैंडराइटिंग है। मतलब मिडिल जोन, जोन्स क्या होते हैं? जोन 3 तरीके के एरियाज है। आप अपनी लाइफ में आप आपकी थॉट प्रोसेस किस टाइप की है, इंटेलेक्चुअल है आप डेली लाइफ में उलझे हुए हैं, या आप सिर्फ पैसे, मनी एंड सेक्स के ऊपर सोचते हैं, विच इज योर लोअर जोन। तो यहाँ पर हम वो देख रहे हैं। इधर सिग्नेचर में बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज है, इनके सिग्नेचर में यहाँ पर डॉट है आई में, यहाँ डॉट है, यहाँ स्टार बन गया, ठीक है, तीसरे सिग्नेचर में स्टार आ गया। तो स्टार जब भी आता है, हम ऐसी कोई भी चीज यूज करते हैं, स्टार हो, कोई आई डॉट की जगह ऐसा राउंड हो या कुछ भी ऐसा है, तो हम बोलते हैं कि इसमें फ्लरिशेस है, इसको हम फ्लरिशेस बोलते हैं। तो फ्लरिशेस यूज किया, ये क्यों यूज करता है कोई भी? ये तब यूज करता है जब उसको अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, उसको अट्रैक्ट करना लोगों को, उसको द पर्सन वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड, द पर्सन वांट्स टू बी नोन, तब यहाँ पर ये फ्लरिशेस आएंगे। बहुत सारे फिल्म स्टार्स ऐसे फ्लरिशेस यूज करते हैं। तो ये अब यहाँ पर हमें एक और चीज नजर आ रही है कि शी हैज लॉट ऑफ वर्क इन अ डे, बट शी प्लान्स हर डे अकॉर्डिंगली। हर एक चीज का प्लानिंग है, किस टाइम पे क्या करना है, कंफ्यूजन नहीं है प्लानिंग में, कोई प्लानिंग में कंफ्यूजन नहीं है। ये कैसे पता लगता है हमें? ये लाइंस के बीच में गैप। अब मान लीजिए आप अपना दिन प्लान नहीं कर पा रहे, आप अपना दिन नहीं प्लान कर पा रहे, आप कंफ्यूज है कि कभी आपने ये काम करना है, कभी दूसरा करना है, और सारे काम आपस में जम्बलप हो गए, मिल गए, और आप हमेशा परेशान रहते कि मैं प्लान ही नहीं कर पाता अपना डे, कैसा है मेरा डे। तो उसके लिए क्या रेमेडी है? आपको इसमें रेमेडी तो मिलेगी नहीं, आप सब लोग अलग अलग तरीके से बात करेंगे, इसमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास रेमेडी है, बहुत सिंपल सी रेमेडी है। जैसे ये वाला है, अब ये मोनिका जी का सैंपल है,
मोनिका जी, आप प्लान नहीं कर पा रहे अपने दिन को पूरे ठीक से? हाँ सर। आपका दिन जो है मिक्सेस वो, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, कंफ्यूज्ड है थोड़े, हाँ कंफ्यूजन ट्राइंग काफी टू है। अचीव टू मच इन लेस टाइम। हाँ, बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी जल्दी करना है, बहुत कुछ करना है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो क्यों कंफ्यूजन है आपको, दिन में प्लानिंग नहीं हो पा रही? सिंपल है, एक पेज की एक दवाई होता है, डॉक्टर लिख के देता है, तो सिंपल सी दवाई है। आपने क्या करना है, आपने एक पेज लिखना है डेली का, और उस पेज में लिखते समय ये जो गैप है, पहली लाइन यहाँ होगी तो दूसरी लाइन यहाँ लिखिएगा, एक लाइन छोड़कर, एक लाइन छोड़कर लिखना शुरू कर दीजिए। आप 10 दिन लिखिए, आपको आप पूरा दिन बड़े आराम से प्लान कर पाएंगे। आपकी लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने किस किस चीज को क्या प्रायोरिटी, क्योंकि आप प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे मैं किस चीज को प्रायोरिटी दूं। कभी बच्चा प्रायोरिटी हो जाएगा, कभी काम प्रायोरिटी हो जाएगा, कभी हस्बैंड प्रायोरिटी हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी मैं समझ ही नहीं आ रहा करूं क्या, कैसे मैनेज करूं सारी चीजें। और वो कंफ्यूजन जो है, वो कंफ्यूजन आपकी हैंडराइटिंग में साफ दिख रही है। तो जैसे ही ये गैप बढ़ेंगे इनके बीच में, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आप पूरे दिन को बहुत अच्छे से प्लान कर पाएंगे। आप पूरे दिन में जो भी काम कर रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं होगा जो छूट जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप प्लान ना कर पाए। इट इज वेरी सिंपल, बट लिखना आप ही को पड़ेगा, वो कोई दूसरा नहीं लिख सकता, प्रैक्टिस आप ही को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन वाली जो कहानी है वो बहुत इजीली इसमें हमें समझ में आती ये है। बाकी हाँ, आपने जैसे यहाँ पर अपने सिग्नेचर में फ्लरिशेस की जैसे बोला था, आई डॉट की जगह ये सर्कल्स बना रखे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। ये भी आप असेंडिंग सिग्नेचर है, वेरी गुड। बस एक दिक्कत है सिग्नेचर में जो आपने डाला है ना, यहाँ पर 2 डॉट्स हैं, यहाँ 1 डॉट है, यहाँ एक भी नहीं है, वो डॉट यहाँ कहीं आ गया नीचे। अब ये सिग्नेचर में डॉट भी बड़े इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपनी अप्रोच में। अगर मैं लेके चलूँ ना कि 2 डॉट या 1 डॉट, 1 डॉट आपने अगर जो एंड में डाला है ना, ये बहुत डेंजरस है। मतलब इसको हम बोलते हैं, वो कौन सा होता है ना बाहुबली में जो रानी महेशमती थी, मेरा वचन ही शासन है, तो मतलब कोई आपने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, कोई नहीं बदल सकता उसको। तो यहाँ पर ये उस चीज को दिखाएगा, तो थोड़ा सा बॉसी एटीट्यूड दिखाई देगा इसमें, तो वो नहीं करना है यहाँ पर। उसको हटा दीजिए, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, चीजें ठीक हो जाएंगी। वो 1 डॉट मत डालिए, डॉट डालना है ना, अगर आपको 2 डॉट डालने हैं तो 2 डॉट यहाँ डालिए नीचे, साइड में नहीं, यहाँ नहीं, नीचे, नीचे डालिए, वो काम करेगा आपके लिए, साइड में नहीं काम करेगा। बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। और बड़ा कर सकते हैं सिग्नेचर को, तो और बड़ा करें। सिग्नेचर की टिप है सभी के लिए, सभी को सिग्नेचर अपना, आप लोगों ने केबीसी शुरू हो गया फिर से, अब आई डोंट नो आप लोगों ने देखा नहीं देखा, लेकिन अमिताभ बच्चन साइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अभी चेक पे मुझे नहीं मालूम, बट अगर वो साइन कर रहे हैं, या पुराना कोई एपिसोड निकाल के देखिए जहां उन्होंने साइन किया है, आप देखेंगे पूरा सिग्नेचर जो पूरा चेक है, वो पूरे चेक पे अमिताभ बच्चन का साइन होता है। पूरा इतना बड़ा साइन आएगा चेक के ऊपर, इतना बड़ा, पूरा चेक कवर कर देगा नीचे। आप में से कितने लोगों का उतना बड़ा साइन होता है? कितने लोग हैं जो सिग्नेचर उतना बड़ा करते हैं? कोई है ऐसा जो सिग्नेचर बड़ा करता हो? या आपने कभी किसी फिल्म स्टार का सिग्नेचर देखा है? सर एक चीज है, अभी क्लासेस जब सिग्नेचर की क्लासेस की थी उसके बाद से आई एम डूइंग, बट अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है या कुछ भी है ना, तो उस पे आई एम जस्ट डूइंग दिस व्हाट इज ऑन स्क्रीन। नहीं ठीक है, अब जहां पर भी आप कर रहे हैं, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब भी आप अगर जहां जहां चेंज हो सकता है वहां पर सिग्नेचर जैसे ही रखिए, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस में सिग्नेचर है पूरी कोई। कर रही हूँ सर, बहुत अच्छे से, हाँ, तो बड़ा चेंजेस भी बड़ा। आपको, चेंजेस भी नजर सर आने शुरू होंगे। मैं पूरा नाम लिखती हूँ, जैसे मेरा नाम अलका सारस्वत है, तो मैं पूरा नाम लिखती हूँ, सही है ना? हाँ, पूरा नाम लिखना बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा नाम ही लिखना चाहिए। जी। सर इनकी मार्जिन भी कॉनकेव है, और so हाँ, मार्जिन तो चलो बहुत छोटा सैंपल है, हम कहेंगे ये कॉनकेव है। कॉनकेव है थोड़ा सा। अभी सिचुएशन से भागना चाहते हैं एकदम, मेरे को भाड़ में जाओ सारे लोग, मुझे जाना है, ठीक है, फिर लगता है कि नहीं नहीं चलो वापस चले, घर तो यही है, क्या करें, घर से भाग नहीं सकते, जिम्मेदारियां निभानी है, वो करना है। तो ये सिचुएशन से कई बार, वो यहाँ पर आपका ये जो के है ये भी बताता है इसको, ये सिग्नेचर में ये भी चीजें ऐसी बताती है कि ये दिस इज ऑल्सो इसको कई हम ले सकते हैं, मतलब हैंड राइटिंग में ज्यादा लिया जाता है, गो टू हेल के, मतलब भाड़ में जाओ सब लोग, मुझे छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, ऐसा मुझे मतलब मुक्ति चाहिए थोड़ी, ऐसा सब फील इसमें दिखाई देता है।
तो ये है, ठीक है, विच इज ओके। तो सर इस एक क्वेश्चन है, हाँ जी, तो सर ये मिडिल जोन की हैंडराइटिंग है, तो व्हाट डज इट सेज कि किसकी? मिडिल जो जोन की? हाँ जी। मिडिल जोन की एक ही चीज बताता है कि मेरे को डेली की सुबह शाम जो मैं घर का जो मेरा काम है, जो मेरी लाइफ है करंट चल रही है, हम्म, मेरी सारी एनर्जीज, मेरी सोच, मेरा थॉट प्रोसेस सब उसी पर सारा का सारा फंसा हुआ है। आई एम नॉट राइट। थिंकिंग, आई एम नॉट इनटू अपर जोन, आई एम नॉट इनटू लोअर जोन, आई एम ओनली डूइंग डे टू डे कोर्स। जो डे टू डे चोर्स हैं आपके, जो जो भी डेली फंक्शनिंग है, उसी में बिजी हैं। यस। तो वो सारा काम उसी में बिजी है, तो वही 90% लोगों की मिडिल जोन ही होती है, तो उसमें कोई तो सर प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी हैंडराइटिंग को भी बड़ा कर दूं? नहीं, हैंडराइटिंग नहीं, सिग्नेचर बड़ा करिए, सिग्नेचर बराबर ही है ठीक हैंडराइटिंग है। के, सिग्नेचर बड़ा होना चाहिए। ओके सर, सिग्नेचर थैंक में यू। बात कर रहा था आप लोगों से, बड़ा सिग्नेचर नहीं होता। हम सब लोग लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हम सब लोग लाइफ में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं। बड़ा बनना है, बड़ा करना है, सिंपल उपाय है। सबसे सिंपल उपाय बता रहा हूँ आपको, बहुत इजी उपाय है, हर कोई करे अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। बड़ा बनने के लिए क्या जरूरत है? बड़ा बनने के लिए हमें जरूरत है तीन चीजों की। मतलब अपने सक्सेसफुल के होने के लिए हमें ना सिर्फ तीन चीजें चाहिए। तीन चीजें क्या है वो? तीन चीजें हैं हमारी, तीन चीजें जो है बेसिकली उसको हम बोलते हैं, जो तीन चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर है सेल्फ एस्टीम, और तीसरा है सेल्फ वर्थ। ये तीन चीजें किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पास होनी मस्ट है, ये मतलब बिना इनके सक्सेसफुल नहीं हो सकते आप। अब ये तीनों चीजें कैसे अगर आपको मिले, मैं एक उपाय बताऊँ, इसमें कोई भी आप ज्योतिष का उपाय लगा ले, कोई भी आप न्यूमरोलॉजी का उपाय लगा ले, कोई भी नग पहन ले, कहीं पर भी कुछ कुछ भी करे, ये तीनों चीजें ऐसे नहीं मिलने वाली। कैसे मिलेंगी? बहुत आसान है। अपने सिग्नेचर का साइज जो भी आप कर रहे हैं उसका 3 गुना कर दीजिए। सिग्नेचर का साइज, एक पेपर ले लीजिए, मतलब आप एक पूरा जो बंडल आता है ना जिसमें हम फोटो कॉपी निकालते हैं, जो प्रिंटिंग का पेपर होता है, जो प्रिंट करने वाला, A4 साइज का शीट, तो टेक एन A4 साइज शीट। उस A4 साइज शीट पर आपने एक पेज के ऊपर, एक पेज है जैसे, तो उसमें सिर्फ 5 सिग्नेचर आ जाए, ऐसे ऐसे जो भी आप कर रहे हैं 5 सिग्नेचर डालें। सिग्नेचर को 5 बार करेंगे आप, इसमें इतने बड़े करेंगे कि पूरा पेज भर जाएगा। मोटे से रेड पेन से करें और पूरा लिखें, और डेली कम से कम 21 सिग्नेचर 21 दिन तक तो करें ही करें। उसके बाद और कंटिन्यू रखें, लेकिन सिग्नेचर का साइज बड़ा कर दे, अपने आप को अमिताभ बच्चन समझे, और समझे कि आपसे कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है सामने, वैसा सिग्नेचर करना आप। तो आपने वैसे ही सिग्नेचर करना है कि आप खुद ही अमिताभ बच्चन हैं और उसका वैसे ही KBC का चेक साइन कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? जैसे आप करेंगे, इतना बड़ा सिग्नेचर करेंगे, आप 1 महीने बाद मेरे को आप मैसेज करके बता सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आया। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी है तो वो आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। आप अगर आपको अपनी वर्थ नहीं मालूम, आप डर जा, मतलब अपने जो चीज डिजर्व करते हैं वो मांग ही नहीं पाते हैं क्योंकि आपको अपनी वर्थ ही नहीं मालूम, तो आपको अपनी वर्थ पता लग जाएगी, आप वो मांग पाएंगे। सो दैट इज व्हाट सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज। तो ये तीनों चीजें आपको पता लगेंगी। सिग्नेचर का साइज जंबो साइज कर दीजिए, बिल्कुल एक्स्ट्रा लार्ज जंबो साइज जो होता है ना, वो वाला साइज सिग्नेचर करिए। प्रैक्टिस इट फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स। 100% आपकी लाइफ में जो जो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सिग्नेचर में बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं, तो गलतियां नहीं करनी है हमने, कोशिश करके गलतियां अवॉइड करनी है। और फिर सैंपल पे वापस आते हैं। अब ये वाला सैंपल है पवनदीप जी का। इस सैंपल के बारे में क्या कहेंगे हम लोग? So too much of procrastination, cannot accept facts. T bar जो है वो देख के मैंने हाँ, पवनदीप जी, ये आप बहुत
आलसी किस्म की चीजें कर रही हैं आप आजकल, है मतलब चीजें टालते जा रहे हैं आप, चीजें टाल, प्रोक्रास्टिनेशन बहुत बड़ी बीमारी है, चीजें टाल रहे हैं आप। मतलब जो काम आज करना है करें, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, फिर कर लेंगे, जीना है परसों, वो वाला प्रोसेस चल रहा है अभी। तो वो जो है वो प्रोसेस बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये हमें कहाँ से पता लगा? बहुत छोटी सी चीज हमने ऑब्जर्व करी। क्या ऑब्जर्व करा? ये जो टी का क्रॉस बार है, ये टी, जब टी लिख रहे हैं, देखो वंदे मातरम का टी जो है वो पीछे रह गया, वो क्रॉस बार जो है वो टच आगे नहीं जा पाया, वो पीछे रह गया। इससे पहले जो हमने सैंपल देखा था मोनिका जी का, उसमें वो टी का क्रॉस बार आगे भाग रहा था, पीछे नहीं था। वो क्यों आगे भाग रहा था? तो फ्यूचर की चिंता बहुत है, बड़ी स्ट्रेस है फ्यूचर को लेके, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, भाई सारी परेशानी सारी एंजाइटी उसी पे है। यहाँ पर टी का क्रॉस बार सब पीछे जा रहा है, तो ये थोड़ा सा। और अगर आप इस आदत को छोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो काम है उसको मैं तुरंत करूं, इमीडिएट करूं, कुछ नहीं करना, आपने एक सेंटेंस लिखना है, आई हैव एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, आई हैव एटीट्यूड। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड? एक तो अफर्मेशन हो गया एक तरीके का, दूसरा उसमें कई बार टी आएगा, तो टी का क्रॉस बार ध्यान से बनाइए, ऊपर ऊपर बनाइए, ऐसे ऊपर एकदम बिल्कुल ऊपर की तरफ बनेगा। वो आप लिखना शुरू करिए, एटीट्यूड वर्ड ही लिखना शुरू कर दीजिए, कुछ मत लिखिए। तो टी का क्रॉस बार जैसे ही आप इसको ऊपर ऊपर बनाएंगे, तो आपका टी, आपका प्रोक्रास्टिनेशन की आदत जो है, जो आप टालने की आदत है, या कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या हो जाएगा, ठीक है रहने दो भी, ऐसा क्या है, वो चीज खत्म हो आजकल जाएगी। हो रही है yes। हाँ, वो चीज खत्म हो जाएगी। दूसरा आप तो कौन सा सीइंग द लास्ट सिग्नेचर ना, वो पर्सनल खुद को सप्रेस किया है उन्होंने, लास्ट ओवरलैप सिग्नेचर। ये तो बहुत खतरनाक सिग्नेचर था, अगर आपने बचपन से ये किया, मेरे ख्याल से यही किया होगा, बाद में बदला होगा ये ऊपर। और सर अगर एक्चुअली ये ना, ये कभी कभी करते हैं। ये जब स्कूल में पढ़ाती थी ना तो वो कॉपीज पे करती होती थी। और देखिए ये क्या किया ना आपने, आपने अपनी पर्सनालिटी को पूरा खत्म कर लिया, ठीक है। और पर्सनालिटी को क्या खत्म कर लिया आपने? पर्सनालिटी जो भी थी आपकी, जॉब का नाम है, जो तीन बातें बताई ना पीछे, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, वो तीनों खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि आपने पवन दीप का सिर्फ पी लिखा एक, तो उसके ऊपर कौर को ऊपर डाल दिया। तो कौर का जो के है वो बेसिकली आपके स्पाउस को बताता है। तो स्पाउस का डोमिनेशन आपने एक्सेप्ट किया। फिर अगर इसके बाद अगर आप ये रो रहे हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, ये मेरे हस्बैंड बड़े डोमिनेटिंग है, तो आई एम सॉरी, क्योंकि आपने कहा कि प्लीज डोमिनेट मी, करने दिया। आपने खुद ही परमिशन दी है, तो उन्होंने डोमिनेट किया तो कर दिया डोमिनेट। अभी आप रोने से कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ये तो मैंने, आई हैव आस्क्ड फॉर डोमिनेशन। क्यों? के ने डोमिनेट कर रखा है, पी के ऊपर ऊपर चढ़ा हुआ, तो वो ऐसे ही होगा, ये रिजल्ट आने वाला। खैर एनीवेज, तो यहाँ पर अच्छा दूसरी चीज, आपकी हैंडराइटिंग बहुत छोटी है, ठीक है। अब छोटी हैंड राइटिंग जो है ना, क्या बताती है? बड़ी हैंड राइटिंग देखी हमने, अब छोटी हैंड राइटिंग क्या बताती है? छोटी हैंड राइटिंग जो है, हिसाब किताब के बड़े पक्के लोग होते हैं। सारा हिसाब किताब जो है ना, किसमें कितना पैसा खर्चा, कहाँ कैसे पैसे जाना है, मतलब बारीकी से देखने वाला, जैसे अकाउंट स्टेटमेंट को कैसे बारीकी से देखा जाता है, वो सारी चीजें छोटी हैंड राइटिंग बताएगी। अटेंशन टू डिटेल जिसको हम बोलते हैं, अटेंशन टू डिटेल है, मतलब आपको सारी डेटें याद रहती होंगी, किस डेट पे किसका बर्थडे है, किसका क्या है, वो सारी चीजें, है ना, सबको प्रॉपरली विश करना, और कहाँ क्या है, वो सब अटेंशन टू डिटेल है। और जब बड़ी हैंड राइटिंग होती है, साइज बड़ा होता है, तो वो थोड़ा जनरली ज्यादा बारीकी में नहीं घुसता, ऊपर ऊपर से चीजों को देख। तो ये साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है हैंड राइटिंग का। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें, एक कंचन जी के पे आ जाए अगर हम लोग, तो कंचन जी, अगर कंचन जी है यहाँ पर, सर उनका सिग्नेचर में ना स्मॉल के देख के ऐसा लगता है शी इज अंडर वैल्यूइंग हर सेल्फ, हर पर्सनल एबिलिटीज। हाँ वो तो है ही। वो यहाँ पे मदर के साथ कुछ इश्यूज है क्या? नहीं नहीं सर, मदर मेरे एक्चुअली सर एक्सपायर हो गए हैं। बाकी मदर इन लॉ के साथ भी कोई इश्यूज नहीं है, बहुत अच्छा रिलेशन है उनके साथ भी ना। मैं जो बचपन में मदर थी आपकी, बचपन से, उनसे पूछ रहा हूँ, नहीं उनको नहीं सर, ऐसा से कुछ कुछ नहीं इश्यूज issue है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। नहीं है? नहीं सर। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। तो विल नॉट गेट इनटू, सर वो पर्सनल प्रोनाउन आई नहीं है ना? ना से, लेकिन आई की शेप वैसी है, दो दो जगह आई हाँ। वैसे ही बना हुआ है। तो प्रॉब्ली मतलब ऐसा होता है कि कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप जब होती है कई बार, तो ऐसा बन जाता है। खैर एनीवेज, और फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं
आपका जो सिग्नेचर है ये भी बहुत छोटा है, हैंडराइटिंग से छोटा है। यहाँ पे हम तीनों जो चीजें मैंने बात करी आपको, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, ये सब खत्म। बड़ा करिए साइज, जो ओके सर। जो रेमेडी मैंने आप लोगों को बताई है सब लोग करिए, एंड सी द डिफरेंस इन नेक्स्ट, सिर्फ 2 महीने के अंदर डिफरेंस देखिए अपने आप को कि क्या है। एक और हम देख लेते हैं। ये तो मैंने रूल शीट में मैं बोला था नहीं देना है, बट रूल शीट में आ गया सैंपल। और अगेन आप लोगों को मैंने इतने सारे सैंपल दिखाए, कहीं पर भी आपको सिग्नेचर का साइज हैंडराइटिंग से ऊपर मिला? एक भी सिग्नेचर में, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास तो हजारों सैंपल पड़े, मैं आपको हजारों सैंपल दिखा सकता हूँ, रेयरली होगा एक दो उसमें जिसमें सिग्नेचर का साइज बड़ा होगा और हैंडराइटिंग का साइज छोटा होगा, रेयरली। अगर होगा, जिसका भी होगा, तो आप देखेंगे वो अपने जितनी उसकी काबिलियत है उसको उससे ज्यादा सक्सेस उसको मिल रही है। ये क्लियर कट चीज है, साइज बड़ा करिए सिग्नेचर का, सक्सेस आपको मिलेगा। अब इन दोनों से हैंडराइटिंग में मैं आपको एक छोटा सा और डिफरेंस बताता हूँ। ये दोनों हैंडराइटिंग जो है, ये हैंडराइटिंग थोड़ी राइट की तरफ झुकी हुई है, मतलब नीचे की तरफ जा रही है, इसका स्लांट जो है राइटवर्ड है, मतलब ये हो गया ये थोड़े से एक्सट्रोवर्ट है। यहाँ पर एक्सट्रोवर्जन आ गया, और वहां पर जो दूसरा है ये स्ट्रेट हैंडराइटिंग है। स्ट्रेट हैंडराइटिंग बेसिकली आपको बताएगी कि ये ना तो एक्सट्रोवर्ट है ना इंट्रोवर्ट है, ये थोड़े से लॉजिकल किस्म के लोग हैं। ये मतलब ज्यादा जब जरूरत पड़ेगी तब बोलेंगे किसी से, अदरवाइज ज्यादा फालतू लोगों से मिलेंगे भी नहीं, और ऐसा भी नहीं कि घर ही बैठे रहेंगे। तो दिस इज नीदर इंट्रोवर्ट नॉर एक्सट्रोवर्ट। ये एक दोनों में फर्क बेसिक पर्सनैलिटीज में नजर आता है। इन दोनों में से कौन ज्यादा डिटेल्स में घुसेगा? वो भी बहुत सिंपल है, छोटी हैंडराइटिंग जिसकी है वो डिटेल्स में ज्यादा घुसेगा। हेलो, हाँ जी। सो लेट्स गेट बैक टू दिस। तो ये बेसिक हमने बहुत अभी ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करी किसी भी सैंपल को। इफ यू गेट इनटू डिटेल बहुत कुछ पता लग सकता है। आई का शेप क्या है, ठीक है, यहाँ पर आई का शेप क्या बनाया हुआ है, ये शेप क्या है, मार्जिन क्या है, कितनी स्पेस इन दोनों में छूटी हुई है, कितनी स्पेस ये दो वर्ड्स के बीच में छूटी है, इससे पता लगे कितना स्पेस यहाँ पे छूटा हुआ है। ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी, आपके नेचर के बारे में बताती है। यही नहीं, आपका इसमें ये बताएगा कि साइज कितना है, कितना कितने mm की हैंडराइटिंग है, कितने mm की हैंडराइटिंग है, देयरफॉर कितना साइज है इसका, कि तो उससे क्या पता लगेगा। ये आप देखेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लाइन जो है ये धीरे से नीचे जा रही है। अगर ये लाइन नीचे जा रही है तो उसका क्या मतलब है? बेस लाइन बोलते हैं इसको। बेस लाइन अगर नीचे जा रही है तो ये दिस जनरली शोज कि अभी कुछ थोड़ा सा कहीं ना डिप्रेसिव टाइप का या कुछ नेगेटिव हुआ है लाइफ में, थोड़ा सा मन उदास है, बेसिकली उतनी बात बता रही है। ऐसे ही किस टाइप की कितने टाइप की बेस लाइन्स होती हैं, तो इनको बेस लाइन बोलेंगे। एक चीज होती है प्रेशर एंड पेस्टियोसिटी, वो भी हम चेक करते हैं, कितना दबाकर आप लिखते हैं, कितना दबा के आप लिख रहे हैं बुक के ऊपर, कॉपी के ऊपर, वो भी आपके बारे में बताती है। वो आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में बताती है कि कितनी एनर्जी आपके अंदर है। हर लेटर, इसका हर एक लेटर जो है आपके बारे में बताएगा। इनफैक्ट जिस कैसे फॉर्म स्ट्रोक्स कैसे हैं, जैसे इस वाली हैंडराइटिंग में अगर हम देखें तो ये यहाँ बड़े, यहाँ पे टी का अगर हम देखें, इधर जो स्ट्रोक है, ये टी का स्ट्रोक एक तरफ मोटा है एक तरफ पतला है, ऐसा टी का स्ट्रोक जा रहा है। अगर टी का स्ट्रोक ऐसा जाएगा मतलब क्लब स्ट्रोक बोलते हैं इसको, तो क्लब स्ट्रोक है यानी कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है इसमें। तो ये स्ट्रेस जो है किसी चीज को लेकर है, किस चीज को लेकर है, पास्ट का स्ट्रेस है, फ्यूचर का स्ट्रेस है, ये सारी चीजें इसमें पता लगती है। लेटर टी और लेटर आई आपकी कम से कम मतलब
आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है। आई लेटर जो है वो आपके बारे में, आपके पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशनशिप है वो उनके बारे में बताता है, कैसा रिलेशनशिप रहा आज तक, उन सब चीजों के बारे में लेटर आई बताएगा। लेटर आर, लेटर यू, लेटर डब्ल्यू जो है ये बताएगा अब हम कैसे डील करते हैं फीमेल्स के साथ। लेटर डब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर के बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर आर, सारे लेटर्स, लेटर डी, अपर जोन लेटर कैसे हैं। और यहाँ पे जाइए देखिए इधर ये लेटर डी बताता है कि हम अपने बारे में कैसे सोचते हैं, लेटर पी बताता है कि हम एक्चुअल में कैसे हैं, अपनी फिजिकलिटी के बारे में कैसे सोचते हैं। तो ये लेटर्स के बारे में हर लेटर अपने बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताता है। और ये चीटिंग कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, हर चीज आदमी के चरित्र का पूरा विवरण आप निकाल सकते हो थ्रू अ हैंड राइटिंग सैंपल। किसी भी हैंड राइटिंग सैंपल से आप उसके बारे में सब कुछ बता सकते हो। तो एक हैंडराइटिंग से जो जो चीजें पता लगती हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही बढ़िया, मतलब यू कैन इजीली मेक आउट एवरीथिंग फ्रॉम अ हैंडराइटिंग। इसके अलावा अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस सैटरडे से हमारा मास्टर प्रैक्टिशनर ग्राफोलॉजी कोर्स। उसका क्या कोर्स कंटेंट है, आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू दैट, ताकि आप लोगों को, जो लोग इंटरेस्टेड हो उस पर कोई क्वेश्चन है, या अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन ऑन चैट व्हाटएवर। बॉक्स पे थोड़े क्वेश्चंस आए हैं। टू लैंग्वेज इन द सिग्नेचर, हाँ जी विवेक जी, दो लैंग्वेज नहीं यूज करने चाहिए सिग्नेचर में कभी भी। उसका बेसिक मतलब क्या होता है, दो लैंग्वेज जब भी आप यूज करते हैं उसका एक मतलब तो ये है कि आपके दो बैकग्राउंड से आपका कनेक्शन है, मतलब या तो अभी रिसेंट पास में कुछ बड़ी मेजर इवेंट हुआ है लाइफ में जिसकी वजह से कुछ सडन चेंज आया लाइफ के अंदर, उसकी वजह से दो सिग्नेचर हो गए, दो लैंग्वेज हो गई। या आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं इसको, कि कोई आइडेंटिटी क्राइसिस है मेरे को, मैं अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं समझ पा रहा हूँ, इसकी वजह से दो लैंग्वेज में है। एक और रीजन हो सकता है इसमें, एक और ये क्या देता है आपको दिक्कत, ये देता है कि ये आपके दिस एक्चुअली क्रिएट्स लॉट ऑफ कोर्ट केसेस। तो कोर्ट केस जो है, कोर्ट केस आपके आ जाएंगे, कोर्ट केसेस बन जाएंगे। तो कोर्ट केसेस ना हो तो बेटर यही है, तो इसलिए अच्छा ये है कि हम वो दो लैंग्वेज में सिग्नेचर ना करें। सिग्नेचर में नेम के अराउंड सर्कल होना चाहिए कि नहीं, तो कोमिला जी क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ पे 77 या 94 आता है क्या? नहीं आता, तो फिर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई सर्कल नहीं होना चाहिए। सर्कल एक्ट्स लाइक अ बाउंड्री, सर्कल अगर होगा तो वो बाउंड्री की तरह एक्ट करेगा, मतलब तो हम इसमें ग्राफोलॉजी का जो कोर्स है इसके अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं चीजें, इसमें कुछ जा नहीं रहा, देयर इज सम इशू विद द बोर्ड। जो मैंने बताया इसमें देखिए दो मेथड्स हैं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे ही, कि दो मेथड है, गस्टॉल्ट मेथड और ट्रेट मेथड। तो गस्टॉल्ट मेथड जो है बेसिकली इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जोन्स के बारे में। हैंडराइटिंग में जोन्स होते हैं, स्लांट्स होते हैं, साइज ऑफ हैंडराइटिंग, प्रेशर ऑफ हैंडराइटिंग, बेसिकली तीन डायमेंशन है हैंडराइटिंग के, हाइट, विड्थ और डेप्थ, तीनों हैंड डायमेंशन हम पढ़ते हैं गस्टॉल्ट मेथड के अंदर। साइज है, स्लांट्स हैं, जोन्स हैं, बेसलाइंस हैं, स्पेसेस है। इसके अलावा और भी दो तीन चीजें हैं, पेस्टियोसिटी है, प्रेशर एंड पेस्टियोसिटी। और उसके अलावा फिर हम करीब
तो ये आपको जेनरिक, और ये जो हम जब पढ़ेंगे ये किसी भी स्क्रिप्ट पे लागू है। मतलब अगर आप कोई हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी को भी आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो भी आप इंग्लिश को ऐसे ही पढ़ सकते हैं, किसी और लैंग्वेज जो पढ़ रहे हैं तो भी ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो इसका एक ये हो गया गस्टॉल्ट मेथड। गस्टॉल्ट मेथड के साथ साथ हमारे को हम पढ़ेंगे फिर दूसरा मेथड विच वी जनरली कॉल एज अ ट्रेट मेथड। ट्रेट मेथड बोले या हम बोले इंडिविजुअल अल्फाबेट्स, मतलब गस्टॉल्ट से आपको पता लगता है कि आपकी ओवरऑल हैंडराइटिंग का मेथड कैसा है। उसके बाद हम आते हैं ट्रेट मेथड। ट्रेट मेथड इज बेसिकली योर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी लेटर। तो एवरी लेटर ए से लेके जेड तक वो आप पढ़ेंगे, और एक लेटर की फॉर्मेशन कोई एक तरीके की नहीं होती, अलग अलग तरीके की फॉर्मेशन है ए टू जेड में। और इसके अंदर फॉर्मेशन का अगर हम मिलाएं लगभग लगभग तो कम से कम 500-600 प्लस या 1600 प्लस वैरायटी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमन लेटर्स जो है वो है। तो मैंने जितना भी टाइप के लेटर्स अवेलेबल हैं उन सबको कोलेट करके इस कोर्स में रखा है। इससे डिटेल्ड कोर्स ग्राफोलॉजी का आपको नहीं मिलेगा। प्लस सबसे बड़ी बात तो ये सारे तो कोर्स हैं। क्वेश्चन है, मैं सो ये कंप्लीट कर दूं, क्वेश्चन, 1 मिनट मैं कंप्लीट कर दूं, एक फिर लेता हूँ क्वेश्चन। तो उसके इससे डिटेल्ड कोर्स आपको नहीं मिलेगा। और ये सबसे बड़ी चीज, ये लाइव कोर्स है, रिकॉर्डेड नहीं है। तो अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेते हैं तो उसमें जो डाउट्स है, क्योंकि आपने कुछ चीज सीखी, अब वैलिडेशन कैसे होगा कि वो सही है कि गलत है। और प्लस इसमें जो भी आप सीखेंगे आप अपने सैंपल्स में, अपने नोन लोगों के सैंपल्स में पढ़ेंगे, उस पर अप्लाई करके सीखेंगे, ताकि आपको जो भी मिलना, जो आपने सीखा है, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है कि गलत है, उसको आप इवेल्युएट कर पाए। तो वो वहां पर आपको सीखने को मिलेगा। सो ये ए टू जेड। प्लस इसके अलावा बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं जो आप जिनका आप पार्ट बनेंगे और जो आप सीखेंगे। जैसे सिग्नेचर का वर्कशॉप हो गया, जिसमें पेरेंटिंग का हो गया, डूडल का हो गया, डूडल का वर्कशॉप है, सक्सेस के रिलेटेड वर्कशॉप है। ये सारी वर्कशॉप्स हैं अलग अलग, ग्राफोलॉजी रिलेटेड जितनी वर्कशॉप्स होती है बीच बीच में होती रहती है, उन सबका आपको एक्सेस मिलेगा। आप वो भी सारी वर्कशॉप भी अटेंड करेंगे, कोर्स भी करेंगे। इनफैक्ट दिस इज ऑल दीज वर्कशॉप्स आर पार्ट ऑफ दिस कोर्स ओनली। तो उसका कोर्स का पार्ट ही है सारा का सारा। हाँ जी, अब बताइए वैसे कितनी फीस है, कितनी क्लासेस है, उसको मैं अभी आता हूँ। मैं अभी मैं ये जानना चाह रही थी, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज हो गई। यदि कोई पर्सन हिंदी में लिखता है, सिग्नेचर करता है, या हिंदी ही लिख रहा है, तो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसका कैरेक्टरिस्टिक मैंने सब कैसे? इससे पहले जो आपको बताया ना, ये जो चीजें हैं, हाँ, जोन, स्लांट, साइज, बेसलाइन, स्पेस, प्रेशर, पेस्टोसिटी, ये सारी चीजें आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, मराठी में कर सकते हैं, गुजराती में हो, किसी भी लैंग्वेज में लिखी हो, और ये सब पे कॉमनली अप्लाई होता है। सिर्फ हाँ, हैंडराइटिंग को लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट नहीं। मतलब उर्दू पे नहीं कर सकते, बाकी सब पे कर सकते। राइट टू लेफ्ट जितनी भी हैंडराइटिंग है उन सब पे अप्लाई होगा। और सॉरी, लेफ्ट टू राइट। हाँ जी राखी जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? यस सर, ये पूछना चाह रहे थे, जैसे आपने सिग्नेचर के बताए हैं, रेड पेन से सिग्नेचर, अगर कोई परमानेंट सिग्नेचर चेंज नहीं कर सकता तो क्या नहीं, तब इसको भी वो कोर्स प्रैक्टिस करना करेगा? आपने, इसको प्रैक्टिस करना आपने। प्रैक्टिस करिए। आजकल तो वैसे भी बाहर हम ऑफिशियली यूज ही नहीं करते सिग्नेचर, बहुत कम जगह यूज होते हैं सिग्नेचर। तो वैसे प्रैक्टिस में ना लाए रेगुलर में, बस हम इसको 21 डेज और 3 मंथ्स के लिए प्रैक्टिस करें तब भी रिजल्ट आते हैं सर? बिल्कुल, तभी आएंगे रिजल्ट्स। और सर, जो हाउसवाइफ होती हैं, हम उनको जैसे कोर्स करते हैं तो हम उनको क्या एडवाइस करें? वो पेज, जैसे हाउसवाइफ के राइटिंग इतनी नहीं होती है, तो उस केस में उनके ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ेगा? हम उनको पेज लिखने के लिए बोलेंगे जैसे नहीं, रेगुलर? मतलब हाउसवाइफ का क्या नहीं होता है? जैसे हाउसवाइफ वाइफ के ज्यादा रेगुलर राइटिंग लिखने में नहीं आती है, क्यों नहीं तो उस आती? केस नहीं, नहीं, जैसे सर उनको प्रैक्टिस करने के लिए बोलेंगे, जब जैसे हम आपसे सीखते हैं तो हम उनको कैसे गाइड बिल्कुल, करेंगे उस केस में? उनको भी गाइड ऐसी करोगे, उनको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। लिखना तो सभी को आता है। अगर किसी को लिखना नहीं आता तो बात अलग है, बट अगर लिखना आता तो है, एक पेज तो लिख ही सकता है ना कोई भी। अगर यस अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहिए, कोई हेल्थ इश्यूज है उसको ठीक करना है, इमोशनल इश्यूज हैं तो उसको ठीक करना है, तो वो जो भी है। अब जैसे आप अगर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं जी मेरे को माइग्रेन का पेन है, ठीक है, मुझे सर में दर्द होता है बहुत ज्यादा। सभी के सर में दर्द होता होगा कहीं ना कहीं। और मजे की बात यह है कि डॉक्टर कहते हैं कि सर में ऐसी कोई चीज ही नहीं जो दर्द करे, अनलेस आपकी स्कल ना टूटी हो या स्कल में चोट ना लगी हो, कुछ दर्द कर ही नहीं सकता, क्योंकि सर में कुछ ऐसा है ही नहीं जो दर्द करे। अब क्या है दर्द? वो उसको हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर,
ठीक है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। सारी आपकी सारी बीमारियां जो है ना साइकोसोमैटिक है 90%, अनलेस कोई इंजरी, फिजिकल इंजरी है। तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर जितने भी हैं ये आप सारे के सारे अपनी हैंडराइटिंग से ठीक कर सकते वो कैसे हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अब वो हैंडराइटिंग चेक करनी पड़ेगी कैसी है, फिर उसके अंदर क्या करेक्शन करने हैं आपने वो देखने पड़ेंगे। अब उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। डेली रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो वर्ड्स के फॉर्मेशन चेंज करने पड़ेंगे, स्टाइल ऑफ राइटिंग चेंज करना पड़ेगा, विच एसेंशियली मीन्स कि यू आर चेंजिंग योर कंप्लीट प्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। नहीं, जैसे मुझे बहुत से हेल्थ इश्यू हैं, तो यदि मैं अपनी एक पेज राइटिंग लिख के भेजूं तो आप उसमें बता सकते हैं कि मैं इसमें क्या क्या चेंजेस करूं तो मेरे हेल्थ इश्यू ठीक हो जाए? हाँ जी, मैं बता सकता हूँ, करना आप ही को पड़ेगा। हाँ, वो तो है, लेकिन वो मैं कैसे कर सकती हूँ, कैसे आपसे मतलब आप मेरे को कांटेक्ट जो करूं? charges है उसमें नंबर भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कितना चार्जेस है उसके, और आप कर लीजिएगा, कोई जी प्रॉब्लम। जी, ओके, थैंक यू। सर तो जैसे ये किसी की स्ट्रेस से पेट में दर्द होता है, ये सारी चीजें भी इसी साइकोमेटिक डिसऑर्डर में ही आती हैं सर? हाँ जी, अस्थमा से लेकर आपकी जितनी भी और बीमारियां हैं, मतलब जो फिजिकल पेन छोड़ दीजिए या कोई ऐसा जो फिजिकली दिख रही है चीज, ठीक है ना आपको, तो वो छोड़ दीजिए। बहुत सारी बीमारियां आपकी साइकोसोमैटिक है। ये आप गूगल कर लीजिएगा कि साइकोसोमैटिक कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। नहीं तो जो तो शुगर थायराइड ये सब भी इसी में आता है क्या? नहीं नहीं, शुगर वगैरह नहीं आता, वो देखिए वो तो पता भी नहीं चलती कब शुरू हो गई आपके और कब आपका हो गया। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर साइकोसोमैटिक में नहीं आते, उनको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। नहीं, तो इसमें क्या क्या शुगर, आता है, साइकोसोमेटिक में कौन कौन शुगर, सा रोग आता थायराइड, अब वो हैंडराइटिंग का लेना देना नहीं है उसमें। बट जो है? अच्छा इमोशनल इश्यूज हैं आपके, जो भी इमोशनल इश्यूज होंगे आपको, या जो आपको स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हैं, वो सारे इसी में आते हैं। अच्छा अच्छा, आधी मतलब थायराइड आधी, वगैरह नहीं आता इसमें? आधी बीमारी, सो इन अ वे आई वुड से कि यू आर ट्रीटिंग द रूट कॉज ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो रूट कॉज को ट्रीट करना है, तो आपको ये हैंडराइटिंग अगर आप ठीक कर लेंगे तो आपकी वो रूट कॉज जो है वो ठीक होनी शुरू होगी। बट इट विल टेक टाइम, एक दिन में, 2 दिन में नहीं होगा, 6 महीने, साल भर आपको देना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नहीं नहीं, मैं तब। थोड़ा ये जानना चाहती हूँ, साइकोसोमेटिक जो आपने बताया इसमें क्या क्या चीजें, जैसे अस्थमा बताया आपने, माइग्रेन बताया, आप और अपना क्या क्या? इसको, अब मेरे को पूरा आइडिया नहीं है कि लिस्ट नहीं है मेरे पास बीमारियों की, आप चेक कर लीजिएगा गूगल पे कि ठीक है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर क्या होता है। जी जी, आपको लिस्ट ओके मिल जाएगी बीमारियों की, वो कि उसके अंडर हम क्या क्या डालते हैं। तो जितने भी डिसऑर्डर ओके साइकोसोमैटिक आते हैं वो सारे के सारे हम ठीक कर सकते हैं। ओके। तो ये हैंड राइटिंग से आता है। तो ये, एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? सो वी आर स्टार्टिंग दिस कोर्स फ्रॉम दिस सैटरडे। आज तो ये सैटरडे संडे 2 दिन क्लास है, और 1 घंटे की क्लास होगी, 1 सवा घंटे की क्लास होगा। उससे ज्यादा हम इसका ग्राफोलॉजी की क्लास नहीं है। लगभग 20 to 25 क्लासेस मैं लेके चलता हूँ। क्यों 20 से 25? इसलिए क्योंकि जब वर्कशॉप होती है, जैसे सिग्नेचर की वर्कशॉप हुई तो 5 दिन की सिग्नेचर की वर्कशॉप हो गई। फिर जो वर्कशॉप्स है वो बहुत सारे दिन ले लेती है। कोर्स कंटेंट पढ़ेंगे, सारी चीजें करेंगे। तो ये, दिस इज द कोर्स। इसका अभी लाइव कोर्स है। इसका नेक्स्ट बैच जब होगा तो कॉस्टिंग विल बी वेरी हाई। अभी अगर आपने करनी है तो इट इज ओनली 27,500 रुपीज। लगभग 3 महीने चलेगा कोर्स ये। बाप रे। तो दिस यू कैन डू, anybody who wishes to do it on an installment basis can do with a 9,500 rupees as an installment। 3 महीने की इंस्टॉलमेंट में ये भी कर सकते हैं। तो anybody who is interested you can contact admins। और यहाँ पर हम लोग अगले इस सैटरडे से शुरू करने वाले 2:30 PM to 3:30 PM, 2:30 से 3:30 4:45 तक की क्लास होगी। सैटरडे संडे बोथ वीकेंड बैच है, तो वो कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्राफोलॉजी? आई एम रेडी टू आंसर। सर ये फुल कोर्स है, इसके बाद भी इसके कोई एडवांस लेवल होते हैं? देखिए इससे ज्यादा डिटेल्ड कोर्स आपको नहीं मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। कोई भी कोर्स आप कर ले, आप जिस, और मेजॉरिटी कोर्सेज जो हैं वो सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। ये लाइव कोर्सेज ग्राफोलॉजी के बहुत कम है जो लोग पढ़ा रहे हैं, और रिकॉर्डेड कोर्सेज है डिफरेंट केस, जहाँ पर आपने सीखा, आपको वैलिडेट नहीं कर सकते क्या सीखा क्या नहीं सीखा। वो सही सीखा कि नहीं सीखा ये भी नहीं पता लगता। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। लाइव कोर्स का करने का अलग ही मतलब उसका बेनिफिट है।
अभी किसी रिकॉर्डिंग हर नहीं मिली उसकी। हर घर सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, सब कुछ होगा। अभी किसी ने पूछा एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा फीस क्यों है। सर जो एस्ट्रोलॉजी हर घर एस्ट्रोलॉजर आप कर रहे हैं वो बहुत ही वो दैट्स अ मतलब सर्विस टू द सोसाइटी फॉर फ्रॉम आवर साइड। इट इज नथिंग टू डू विद हमारे एक्चुअल कोर्स जो अब वो है वो 60,000 रुपए का कोर्स है, जो था अब वो 72,000 रुपए का कोर्स है एस्ट्रोलॉजी का, जो नाड़ी और वो मिला के करते हैं। दिस इज जस्ट अ सर्विस टू सोसाइटी, उसके लिए हम ये एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं। अभी ग्राफोलॉजी पे हमने सर्विस करने का डिसाइड नहीं किया है, जब कभी करेंगे तब देखेंगे। तो ये एस्ट्रोलॉजी इज एन एबरेशन इन ऑल आवर कोर्सेज, क्योंकि हमारे सारे कोर्सेज लाइव है, कोई भी रिकॉर्डेड नहीं है। और लाइव कोर्सेज जब हम कर रहे हैं तो फिर लाइव कोर्सेज की, क्योंकि वहाँ आपके डाउट क्लियरेंस जो है वो ऑन द स्पॉट होती है। कोई डाउट है आपको तो आप इमीडिएटली पूछते हैं, अप्लाई करते हैं। और मैं आई ऑलवेज ट्राई कि मैं आपको जो है सिखा कर ही भेजूं, मतलब आधी नॉलेज में ना भेजूं, आप सीख कर ही जाएं और आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाए चीज को। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम ऑन दिस, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन मैसेज द एडमिन, और मैं शेयर कर दूंगा कोर्स कंटेंट क्या है डिटेल में ग्रुप पर भी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.